Nice. ओके, तो चलो, दिस इज द सेकेंड लेक्चर ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। बिफोर वी प्रोसीड फर्दर और कुछ इंपॉर्टेंट बातें करें इससे पहले थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। चलो, बहुत सारी कनेक्टिविटी लगेगी, काफ़ी मैच्योर टॉपिक है। प्रोडक्शन फंक्शन, कॉस्ट फंक्शन के बाद ये पार्ट 1 है आपके मॉड्यूल में, मैं पार्ट 2 करके पढ़ाता हूँ। प्रोडक्शन फंक्शन में हम अभी तक सिर्फ इंट्रोडक्शन ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। लास्ट लेक्चर जो हम लोगों ने 2 घंटे का किया, इट वाज जस्ट एन इंट्रोडक्शन। देखो, हमारा फर्स्ट पार्ट चल रहा है, मैंने आपको इंडेक्स बना के दिया था, बराबर है। इट इज जस्ट एन इंट्रोडक्शन नाउ। वेरी सॉरी, इंट्रोडक्शन में सबसे पहले मैंने आपको 6 to 7 पॉइंट्स लिखवाए, मीनिंग एंड ऑल, बराबर। नाउ, तो मैंने आपको कुछ चीजें समझाई कि प्रोडक्शन का जनरल मीनिंग सबको पता है, बट हम इस चैप्टर में इनपुट और आउटपुट का रिलेशनशिप देखने वाले हैं। इनपुट का मतलब 4 फैक्टर्स, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। जब ये चारों मिलकर अपनी मेहनत करते हैं, जब ये अपने एफर्ट्स को मर्ज करते हैं, तो इसका एक आउटपुट निकलता है। आउटपुट इज कॉल्ड फिनिश गुड्स एंड सर्विसेज, जो बिजनेसमैन मार्केट में बेचता है और प्रॉफिट कमाता है। एम आई करेक्ट? Yes, यस। sir. तो इनपुट इज नथिंग बट यहाँ पर फैक्टर्स, बट इस चैप्टर में, हर चैप्टर में हम 2 ही फैक्टर्स को कंपेयर करते हैं। कॉस्ट में हमने कॉस्ट विद आउटपुट का रिलेशनशिप पढ़ा था। कॉस्ट मतलब खर्चा, इट इज अ मॉनेटरी कंसेप्ट। लेकिन यहां पर हम पैसों की बात नहीं करेंगे, खर्चे की बात नहीं करेंगे, यहां पर हम बात करेंगे इनपुट्स एंड आउटपुट्स की बातें। अगर कोई भी क्वेश्चन में प्रोडक्शन का चैप्टर है, तो वो आपसे कॉस्ट नहीं, वो आपसे इनपुट और आउटपुट का ही रिलेशनशिप पूछना चाहिए। आज हम बहुत सारे एमसीक्यूज भी करने वाले हैं, तो देखेंगे, तो आपको रियलाइज होगा कि मैं इन छोटी छोटी बातों पे क्यों फोकस करता हूँ ज्यादा, कहाँ स्टूडेंट्स गड़बड़ करते हैं, ठीक है। बट ये जो इनपुट्स हैं, ये आपके लिए फ्री में काम नहीं करेंगे। ये कहते हैं अपने बिजनेसमैन को, यार हम आपके लिए काम कर रहे हैं, तो हमको मेहनत का पैसा चाहिए। तो लैंड को जो पैसा देते हैं, दैट इज कॉल्ड रेंट, बराबर। लेबर, सैलरीज एंड वेजेस। कैपिटल, इंटरेस्ट। और एंटरप्रेन्योर क्या अर्न करता है? प्रॉफिट, बराबर है। ये सारी चीजें मैंने आपको समझा दी, ये एमसीक्यूज हैं। अच्छा, लेकिन फिर मैंने मालूम है इसको ग्रीन पेन से करके कॉस्ट लिखा। बिजनेसमैन के लिए, बिजनेस के लिए क्या है? खर्चा, तो इट्स अ कॉस्ट। अरे बराबर, तो इनपुट को ही पेमेंट करने को हम कॉस्ट कहते हैं, बहुत सिंपल। तो कॉस्ट और प्रोडक्शन इंटरकनेक्टेड है। नाउ, सेकेंड पॉइंट मैंने आपसे लिखवा है कि कॉस्ट फंक्शन का जो चैप्टर है, वो प्रोडक्शन फंक्शन से डिराइव हुआ है, बराबर। इसे देखो, आपके मॉड्यूल में सबसे पहले यूनिट 1 प्रोडक्शन दिया है और यूनिट 2 कॉस्ट दिया है, क्योंकि प्रोडक्शन से खर्चा आता है, बराबर। ओके, इट इज अ नॉन मॉनेटरी चैप्टर, ऑलरेडी बता चुका हूं। कॉस्ट इज अ मॉनेटरी चैप्टर, ठीक है। नाउ, और उसके बाद में मैंने आपको बहुत सारे डेफिनेशंस बताए अलग अलग एंगल से। प्रोडक्शन का मतलब क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी है। देन प्रोडक्शन का मतलब है एनीथिंग डन टू जनरेट इनकम, मतलब अगर आप कोई भी काम फुकट में कर रहे हो, जिसकी जिसमें आपका इंटेंशन इनकम कमाना नहीं है, तो भले वो गुड्स एंड सर्विस है, लेकिन वो प्रोडक्शन नहीं माना जाएगा, ठीक है। फिर मैन कैन नॉट क्रिएट मैटर, बराबर। ये अल्फ्रेड मार्शल का बहुत पॉपुलर स्टेटमेंट है। इंसान अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रोडक्शन करता जरूर है, लेकिन प्रोडक्शन का मतलब वो अपने नेचुरल रिसोर्स को अपनी जरूरतों के हिसाब से मॉडिफाई करता है, बट वो जो मेन कंटेंट होता है, नेचुरल रिसोर्स, वो बना नहीं सकता, ठीक है। रिलेशनशिप बिटवीन प्रोडक्शन, ये मैंने आपको डेवलपमेंट और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के हिसाब से समझाया ना। देन इसके बाद इस चैप्टर का पर्पस क्या है प्रोडक्शन में? गाइस, कम से कम इनपुट लगा के हमको मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट क्रिएट करना है, टू रिड्यूस द कॉस्ट। और कॉस्ट मिनिमम कहां होती है? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन पे। बहुत सिंपल, टू एंजॉय द मैक्सिमम प्रॉफिट। अब ये था मेरा बेसिक इंट्रोडक्शन, लेकिन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी इंट्रोडक्शन के ही पार्ट में आता है, बराबर। थ्योरी है, 4 फैक्टर्स के बारे में हमको डिटेल्स पढ़नी थी। तो लास्ट लेक्चर में हमने लैंड कंप्लीट किया, लेबर कंप्लीट किया, और कैपिटल थोड़ा कंप्लीट किया, थोड़ा बाकी है, बराबर ना। तो कैपिटल पे हम थे, लेकिन मैंने आपके लिए चार्ट बनाया, जिससे मैंने आपको डिस्टिंग्विश बिटवीन दी कंपैरिजन करके बताया, ताकि आप लोग फटाफट फटाफट रिवाइज कर सको और फटाफट फटाफट एमसीक्यू सॉल्व कर सको, बराबर। तो देखो, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट एंड सिक्स्थ पॉइंट तक पूरा डिस्टिंग्विश बिटवीन फॉर्म था। हाँ,
बराबर। उसके बाद मैंने 7.8 पॉइंट, ये सब अपना अपना अलग है, थोड़ा बहुत तो आपको पढ़ना पड़ेगा। ये सारी चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। नाउ कैपिटल, मैंने आपको एक लाइन पे बहुत फोकस किया कैपिटल के बारे में, इट इज अ प्रोड्यूस्ड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, और इस लाइन की वजह से मैंने आपको 2 पॉइंट और समझा। ठीक है, कैपिटल के पॉइंट में 2 पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक कैपिटल और वेल्थ में क्या डिफरेंस है, और एक कैपिटल को प्रोड्यूस मीन्स ऑफ प्रोडक्शन क्यों कहा जाता है, ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में काफी बराबर इंपॉर्टेंटली समझा, और मैंने डिस्टिंग्विश भी लिखा द डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एंड वेल्थ। वेल्थ मतलब आइडियल एसेट्स, मतलब प्रॉपर्टीज हैं आपने खरीदी हैं लेकिन उससे कोई इनकम नहीं हो रही, पड़ी है बस, बराबर है। मान लो कि आपके पास 10 लाख रुपीज है, अगर आपने उसको तिजोरी में रखा है तो 10 साल के बाद भी निकालोगे तो 10 लाख ही रहने वाला है, 10 का 11 नहीं हो जाएगा, तो इट्स अ वेल्थ। लेकिन उसी को अगर आप एफडी कर दो तो हर साल इनकम जनरेट होगी, तो आपके लिए कैपिटल हो गया, बराबर है। तो कोई भी ऐसा एसेट जिससे इनकम जनरेट होती हो वो उसे आप कैपिटल कहते हो, और कोई भी ऐसा एसेट जो आइडियल है जिसे कोई इनकम नहीं हो रही बस पड़ा है, उसे आप वेल्थ कहते हो। जैसे मैं आपको पर्सनल लेवल पे लेकर चलता हूं, आप लोग मुंबई शिफ्ट हो गए हो, बराबर है, लेकिन बेसिकली आप लोग मुंबई से नहीं हो, मतलब काफी लोग, बराबर, जैसे मैं भी मुंबई से नहीं हूं, बराबर। नाउ तो आपके नेटिव प्लेस पे प्रॉपर्टीज वगैरह होंगी, बराबर, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज या आपके पेरेंट्स की प्रॉपर्टी, तो आपके पास घर होगा, वो घर ऐसे ही बंद पड़ा होगा, बराबर है, तो वो आपके लिए क्या है, कोई मुझे बता सकता है, वेल्थ है कि कैपिटल है? वेल्थ। वेल्थ है, बराबर है। कभी कभी जाते होंगे छुट्टियां मनाने लेकिन उससे कोई इनकम नहीं आ रही, प्रॉपर्टीज है, हाँ कि ना, बस। लेकिन अगर आप उसको रेंट पे दे दो कैपिटल। तो कैपिटल, क्योंकि रेगुलर इनकम आना स्टार्ट हो जाएगा, बहुत सिंपल है। तो कैपिटल इज प्रोडक्टिव, वेल्थ इज अनप्रोडक्टिव, बराबर है। कैपिटल जनरेट्स इनकम, इट डज नॉट जनरेट इनकम। एक और वर्ड आपको समझाते समझाते दिमाग में आ गया, आइडियल एसेट, ऐसे ही वेल्ला पड़ा है, ठीक है। नाउ इसके बाद मैंने आपको, अच्छा रेंट का एग्जांपल दिया भी था मैंने, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको एक और डिस्टिंग्विश बिटवीन बताया, लैंड लेबर और कैपिटल में बेसिकली डिफरेंस। लैंड और लेबर ओरिजिनल फैक्टर है, या इसे आप प्राइमरी फैक्टर भी कहते हैं, लेकिन कैपिटल कौन सा फैक्टर है? मैन मेड सेकेंडरी, इट इज अ सेकेंडरी, बराबर, एंड मैन मेड, सेकेंडरी फैक्टर। तो सेकेंडरी क्यों, ऑलरेडी बना हुआ है, वापस उसको इन्वेस्ट करेंगे और पैसा कमाएंगे, फिर और पैसा इन्वेस्ट करेंगे, फिर और पैसा कमाएंगे, बराबर, तो कमाए हुए पैसे से और ज्यादा कमाने वाले, तो इट्स कॉल्ड सेकेंडरी फैक्टर, ठीक है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विश है, जरा संभालना, ठीक है, मतलब डिस्टिंग्विश नहीं, सॉरी, आपके लिए इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, जरा संभालना। इतनी चीजें हमने लास्ट लेक्चर तक की थी, बराबर है ना। अब हम इसके आगे बढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो प्रोडक्शन फंक्शन में मैंने आपको ये अपनी थ्योरी है, देखो, कैपिटल इज नॉट अ प्राइमरी और ओरिजिनल फैक्टर, यहां तक मैंने आपको टिक मार्किंग करवाई थी, हेलो, यस सर। ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं, बराबर, टाइप्स ऑफ कैपिटल, बराबर, और कैपिटल फॉर्म कैसे होता है, ये दो छोटे छोटे टॉपिक है। नाउ अंडरस्टैंड, फिर अपना इंट्रोडक्शन एक एंटरप्रेन्योर के बाद खत्म हो जाएगा। अब देखो टाइप्स ऑफ कैपिटल, नेक्स्ट छोटा सा टॉपिक, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट ठीक है, खींचे हैं टॉपिक को, हालांकि ये सब नहीं होता तो भी चलता चैप्टर में, बट ठीक है। अब कैपिटल कितने टाइप के होते हैं, तो देखो आपके बुक्स में ऑलरेडी लिखा हुआ है, चार्ट देखो, छोटी छोटी पॉइंट्स देखो, मेन मेन। अब आप अकाउंट्स वाले हो तो कैपिटल को आप समझते हो, ऊपर से सीए फाउंडेशन कर रहे हो तो वहां पे आप अकाउंट्स में थोड़ा और डेप्थ में गए होंगे। कैपिटल दो टाइप के होते हैं, एक होता है फिक्स कैपिटल और एक होता है सर्क्यूलेटिंग कैपिटल। क्या बात कर रहे हो, हाँ, सर्क्यूलेटिंग कैपिटल का मतलब आपकी लैंग्वेज में थोड़ा सा समझा दूं, लेमन टर्म में आप उसे करंट एसेट्स कहते हो, हेलो। फिक्स कैपिटल का मतलब आप उसे अकाउंट्स की लैंग्वेज में फिक्स एसेट्स कहते हो, यस सर। बराबर है, यस। तो फिक्स कैपिटल और मतलब फिक्स एसेट्स, और सर्क्यूलेटिंग कैपिटल मतलब सर्क्यूलेटिंग एसेट्स, बराबर है। अब फिक्स कैपिटल आगे जाके दो पार्ट्स में डिवाइड होता है,
अब आप लोग बहुत मैच्योर्ड हो, आपको अकाउंट्स मुझसे ज्यादा आता है, सीए हो, तो मुझे ये सब समझाने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी फिक्स कैपिटल आर ऑफ टू टाइप्स, एक टैंजिबल एसेट्स और सॉरी टैंजिबल कैपिटल वर्ड यूज करता हूं, हालांकि वो एसेट्स ही हैं, बट इकोनॉमिक्स में कैपिटल वर्ड यूज हुआ है, और एक इंटैंजिबल एसेट्स लिख सकते हो आप, बराबर, कैपिटल लिख देता हूं। अच्छा, फिक्स एसेट्स को अकाउंट्स में आप रियल अकाउंट कहते हो कि नहीं? फिक्स एसेट्स आर डैश अकाउंट, रियल, पर्सनल, नॉमिनल, रियल, रियल, तो इसे रियल कैपिटल भी कहते हैं। ठीक है, अकाउंट्स इको एसेट्स की बात होती है तो सेम है। तो टेंजिबल मतलब seen touch which you of can it. see, you can touch, people are very much matured and you can understand these all things, जिसमें आप प्लांट एंड मशीनरी बोल देंगे, बिल्डिंग बोल देंगे, लैंड बोल देंगे, बराबर है, ये सारी चीजें, सॉरी लैंड नहीं आता, सॉरी लैंड कैपिटल में नहीं आता, लैंड इज ए नेचुरल एसेट, बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरीज है, बराबर है। नाउ बहुत सारी चीजें, इनटेंजिबल में आप गुडविल कह देंगे, कॉपीराइट्स कह देंगे, ये सब इनटेंजिबल कैपिटल हो गए। सर्क्यूलेटिंग कैपिटल मतलब करंट एसेट्स हो गए। हेलो, अब करंट एसेट्स में आप क्या वर्ड, क्या एग्जांपल्स यूज कर सकते हो फाइनल अकाउंट्स वालों? डेटर्स हैं, बट डेटर्स आर नॉट एक्चुअली कैपिटल, पैसा आएगा। कैश बैंक है, फिर स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक, फिर आपका बिल्स रिसीवेबल है, डेटर भी एक बार बोल ही लो। हेलो, ये सब आपके करंट एसेट्स हैं कि नहीं? Yes, sir. दीज आर कॉल्ड सर्क्यूलेटिंग कैपिटल, बराबर। अच्छा, इकोनॉमिक्स में इसका मीनिंग क्या दिया है? मीनिंग सेंस सेम ही है। इकोनॉमिक्स में फिक्स कैपिटल को, जो जिसमें दोनों आते हैं, बराबर, बोथ आर फिक्स कैपिटल ओनली, टेंजिबल एंड इंटेंजिबल, ओके। ये है ड्यूरेबल। हेलो, मतलब दिस कैन बी यूज रिपीटेडली फॉर ए लार्ज, बराबर है, कैन बी यूज्ड रिपीटेडली फॉर लॉन्ग पीरियड, आप इसे मल्टीपल ऑफ टाइम और सालों के लिए यूज करते हो, हाँ कि ना? जैसे कार इज अ फिक्स एसेट, तो कार को आप रोज यूज करते हो, रिपीटेडली यूज करते हो, और कम से कम 8-10 साल तो चला ही लोगे, 4-5 साल तो चला ही लोगे। Yes. तो फिक्स एसेट्स आर ड्यूरेबल। तो इकोनॉमिक्स के लिए फिक्स कैपिटल का मतलब है ड्यूरेबल, जो रोज यूज हो सकता है, बार बार यूज हो सकता है, रिपीटेडली यूज हो सकता है। ओके, तो सर सर्कुलेटिंग कैपिटल क्या है? सर्कुलेटिंग कैपिटल का मतलब सिंगल यूज, मतलब एक बार यूज किया और खत्म, उसे सर्कुलेटिंग कहते हैं। सर मतलब आपका क्लोजिंग स्टॉक, Yes, sir. क्लोजिंग स्टॉक को एक बार बेचोगे, खत्म हो गया, उसका आप रिपीटेडली यूज कर सकते हो? So, नो। फिर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एक बार यूज हो गया, बस खत्म, बराबर है ना, तो उसको आप रिपीटेडली यूज नहीं कर सकते। सर कैश बैंक भी आप एक बार किसी को पेमेंट कर दो, पैसा आपसे चला गया, बस खत्म। हेलो, yes, sir. बराबर है। तो इकोनॉमिक्स में सर्कुलेटिंग कैपिटल मतलब वो कैपिटल जो आप बिजनेस में यूज कर रहे हो, जो एक ही बार यूज होगा फिर खत्म हो जाता है। लेकिन फिक्स कैपिटल मतलब जो आप रिपीटेडली यूज कर सकते हो। हेलो, समझ Yes, में sir. आया? Yes, sir. ओके, अब है ना, ये जो फिक्स कैपिटल है, बराबर, इसको ये लोग ने ब्रॉडली दो पार्ट्स में डिवाइड किया। पर्सनल कैपिटल, अभी ये लोग ने पकाया है थोड़ा, पर ठीक है, एंड सोशल कैपिटल, ठीक है। हालांकि एक मिनट, ये सारी चीजें मिलकर बेसिकली कैपिटल इतने ही होते हैं टाइप्स, लेकिन अब इसको थोड़ा ब्रॉड कैटेगरी में यूज के बेसिस पे इसको डिवाइड कर दिया। इट्स अ पर्सनल कैपिटल, और आई कैन से इंडिविजुअल कैपिटल, और एक होता है सोशल कैपिटल। ऐसा इकोनॉमिक्स ने बाइफरकेट किया है। अपने अकाउंट्स में ऐसा कोई बाइफरकेशन नहीं है, क्योंकि कैपिटल तो दो ही होते हैं, फिक्स सर्कुलेटिव और फिक्स आगे जाके टेंजिबल इंटेंजिबल।
लेकिन अब उसके ओनर कौन है उसके ऊपर दो और नए नाम निकाल दिए, पकाते बहुत हैं यार ये लोग, बराबर। सर व्हाट डू यू मीन बाय पर्सनल एंड इंडिविजुअल कैपिटल? बहुत सिंपल है, जिसमें इंडिविजुअल्स ओनर होते हैं। प्राइवेट प्रॉपर्टीज, हेलो, यस सर। बराबर है। जैसे आपका घर आपके लिए एसेट है, फिक्स एसेट है, लेकिन वो इंडिविजुअल है, आप खुद मालिक है या आपके पापा मालिक है, बराबर है। लेकिन व्हाट इज सोशल कैपिटल? सोशल कैपिटल का मतलब है जिसके पब्लिक मालिक है, ओनर कौन है? पब्लिक। जैसे रेलवे, अब रेलवे में किसी का झगड़ा हो जाता है, बराबर है, बराबर, तो लोग क्या बोलते हैं, क्या तेरी ट्रेन है? वो बोलता है नहीं, ट्रेन तो तेरी भी नहीं है, इट्स अ पब्लिक प्रॉपर्टी। किसकी है वो ट्रेन? पब्लिक। पब्लिक। पब्लिक मतलब सोसाइटी, यस सर। और Yes, सोसाइटी sir. मतलब सोशल, इट्स अ सोशल कैपिटल। ब्रिजेस, डैम्स, रोड जो गवर्नमेंट बनाती है पब्लिक यूज के लिए, उसका मालिक ना तो आप हैं पर्सनली ना मैं हूं, हम सब मिलकर यूज कर सकते हैं, सोसाइटी कैन यूज इट। दैट ओनर, वो ओनर कौन हो गई? सोशल। अभी आप कह सकते हो सर गवर्नमेंट ओनर हो गई ना, गवर्नमेंट बनाती है, गवर्नमेंट को पैसा किसने, गवर्नमेंट की कौन चला रहा है? हम पब्लिक। गवर्नमेंट इज वर्किंग फॉर द पीपल, गवर्नमेंट इज रन बाय द पीपल, हेलो, Yes, sir. बराबर है। तो जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसे आप सोशल कैपिटल कह देते हो, और जो आप खुद पर्सनल मालिक हो उसे आप पर्सनल कैपिटल कहते हो। बहुत सिंपल, हेलो, यस सर। यस, बराबर। तो पर्सनल कैपिटल एंड सोशल कैपिटल डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको चाहिए तो आप लिख सकते हैं इंडिविजुअल ओनर्स, और ये पब्लिक प्रॉपर्टीज, बराबर। जैसे रेलवे, रोड्स, ब्रिजेस, डैम्स, फ्लाईओवर्स, स्काईवॉक्स, ये सब चीजें पब्लिक प्रॉपर्टी। पार्क, जॉगर्स पार्क, पब्लिक जॉगिंग के लिए जाता है, गवर्नमेंट ने बहुत सारे पार्क बनाए हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी, ना तेरी है ना मेरी है। हेलो, एनी डाउट्स? सर जो घर रहते हैं तो इंडिविजुअल कैपिटल रहते हैं, यस, लेकिन वो उस पे, वो जिस लैंड पे बने वो सोशल रहते, तो मतलब उसको कैसे हम लोग डिफाइन करें कि पर्सनल तो है कि सोशल कैसे सोशल? है? जिस जमीन पे बने हैं वो जमीन किसकी है? आपकी है? वो गवर्नमेंट की है ना जमीन। नहीं, जमीन सोसाइटी की है, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। और सोसाइटी किसने बनाई? आप सब लोग ने मिलकर, है ना। शेयर होल्डर कौन होता है सोसाइटी का? सोसाइटी के मेंबर्स, बराबर ना। तो सर पूरे तो सोशल बोलेंगे और नहीं 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 इंडिविजुअल नहीं, घर को एक मिनट इंडिविजुअल एक मिनट कैपिटल। एक मिनट, मैं आपके सोसाइटी में आकर बोल सकता हूं ये जमीन मेरी है? अरे यार ये भी गया, अभी ये भी कल। हेलो, क्या मैं आपके सोसाइटी में आके बोल सकता हूं यहाँ पर ये जमीन मेरी है? नहीं। नहीं बोल सकता, बराबर है ना। तो जब मैं नहीं बोल सकता मतलब पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं, वो आप लोगों की है, आप सब मेंबर्स ने मिलकर बनाई। तो यहां पर इंडिविजुअल ओनर्स का मतलब आप अकेले नहीं, यहां पर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ओनर्स भी हो सकते हैं। वो पब्लिक प्रॉपर्टी थोड़ी हुई यार, आप सबके सबने मिला के इतनी बड़ी जमीन खरीदी है करोड़ों की, जिसमें आपने 24 फ्लोर्स का, 4 फ्लोर्स का टावर बनाया, ऐसा, ओके। पब्लिक प्रॉपर्टी थोड़ी है यस सर। ना। तो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। आप लोग को ये कैटेगरी ऑफ कैपिटल समझ में आया? Yes, sir. यस ओके, तो चलो इतना पहले टिक मार्किंग कर लें। टाइप्स ऑफ कैपिटल आ जाओ, देखो, फिक्स कैपिटल, ड्यूरेबल शेप, इतना ही काम का है। सर्क्यूलेटिंग कैपिटल, नेक्स्ट वन, सिंगल यूज, बाकी सब मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। एमसीक्यू इतना ही है, बराबर। रियल कैपिटल, ये फिक्स कैपिटल जैसा ही है, बराबर। तो सेम आप मेरा चार्ट देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, पका रहे हैं फुकट में, बराबर। टेंजिबल कैपिटल, बराबर। अब इसी के अंदर इन्होंने इंटेंजिबल भी लिख दिया, बराबर, ठीक है। नाउ इंडिविजुअल कैपिटल, देखो, पर्सनल प्रॉपर्टी ओन्ड बाय इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। सोशल कैपिटल, इट बिलोंग्स टू द सोसाइटी एज अ होल, बराबर। नाउ
हेलो। हाँ, अब इन्होंने एक चीज और लिखी है, ह्यूमन कैपिटल, बराबर, कोई मतलब नहीं है, स्किल एंड एबिलिटी जो कि लेबर की कैटेगरी में आ जाते हैं नाउ, तो उसका कोई मतलब ही नहीं बनता, ठीक है। बट ह्यूमन कैपिटल मतलब ह्यूमन बींग्स जिसके पास टैलेंट है, एबिलिटी है। नाउ तो यहां तक कोई डाउट? हेलो। चलो, तो अगर आप ये जब रिवाइज करोगे ना तो आपको 5 मिनट नहीं लगेंगे यार। अकाउंट्स में कितना कुछ पढ़ रखा है, क्यों इतना बड़ा बड़ा पैराग्राफ पढ़ने का। एमसीक्यूज आराम से सॉल्व हो जाते हैं ना। अब देखो कैपिटल So, फॉर्मेशन। can you give an example of social capital in business? नहीं, बिजनेस इज अ पर्सनल, हाउ कम इट्स सोशल? Right, sir. But the word capital is used now, so why they're नहीं, saying that is a लिसन 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 लिसन, दैट व्हाट आई एक्सप्लेन्ड यू। आपका दिमाग क्या बोल रहा है, जो पैसा हमने बिजनेस में इन्वेस्ट किया दैट इज कॉल्ड कैपिटल। हेलो, yes, sir. या दैट इज फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। बट Yes. मैंने आपको इकोनॉमिक्स में ऐसा नहीं समझाया। आई एम नॉट टीचिंग यू हाउ टू रन द बिजनेस, आई एम टीचिंग यू इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में कैपिटल का मतलब क्या है? एनी एसेट विच फेच यू इनकम इज अ कैपिटल। जैसे मैंने एग्जांपल क्या लिया, आपके पास 10 लाख रुपीस है, आपने बिजनेस चालू नहीं किया, अगर आपने उसका एफडी किया, इट फेच यू इंटरेस्ट एवरी मंथ और नॉट? Yes, sir. इट्स अ कैपिटल। अब आप बोलोगे सर लेकिन मैंने बिजनेस में नहीं डाला, ठीक है, बिजनेस में डालते तो भी वो कैपिटल बन जाता, तो आपको प्रॉफिट आता, Yes, sir. बराबर है। उसको एफडी, देखो आपके पास जो पैसा है ना, बराबर है, उसको अगर आप इनकम जनरेटिंग के लिए यूज करते हो तो वो आपके लिए कैपिटल है। यू आर थिंकिंग फ्रॉम अकाउंट्स पॉइंट ऑफ व्यू, आपके आपके दिमाग में अकाउंट्स में भर दिया है कि एनीथिंग इन्वेस्टेड इन द बिजनेस टू स्टार्ट द बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। ऑफ कोर्स दैट इज अ राइट, बट अकाउंट्स बिजनेस का बनता है, इससे आपको उसको बिजनेस के पॉइंट से समझाया। इकोनॉमिक्स ऐसा नहीं है, इकोनॉमिक्स में आपको बिजनेस चलाना नहीं सिखा रहा हूं। इकोनॉमिक्स में कैपिटल का मतलब है whether it's a personal asset or whether it's a business asset, it doesn't matter. If any asset which fetch you income is a capital. Okay, sir. Understood. Yeah. तो Thank you. आपका डाउट अच्छा था, मैं यहां पर लिख देता हूं, एक मिनट। बिजनेस एसेट्स इज ऑल्सो पर्सनल कैपिटल। सर बिजनेस एसेट्स पर्सनल कैसे हुआ सर? मुझे एक चीज बताओ, रिलायंस, हेलो, Yes, sir. रिलायंस की जो बिल्डिंग्स है उसका मालिक रिलायंस है कि कोई भी जाके वहां यूज कर सकता है, पब्लिक प्रॉपर्टी? Reliance. बस, तो रिलायंस को पर्सनल एसेट हुआ कि नहीं? हुआ. बस, बात खत्म हो गई। अब आप मुझे इस पे भी डाउट्स पूछ सकते हो, बट रिलायंस अकेले का थोड़ी है, रिलायंस है शेयर होल्डर्स, इट्स अ कंपनी, लाखों शेयर होल्डर और शेयर होल्डर ओनर होते हैं, तो दैट्स अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। बट वो पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है, आप और मैं जाके यूज नहीं कर सकते उसको। रिलायंस इज आर्टिफिशियल पर्सन, लॉ, वो रिलायंस उसका मालिक है। हेलो, Yes. तो चलो कैपिटल समझ गए। अब एक छोटा सा और टॉपिक है, हाउ कैपिटल इज फॉर्म्ड। अब ये बहुत प्यारा है अगर आप प्रैक्टिकली देखो तो। द टॉपिक नेम इज कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्म कैसे किया जाता है? अब मेरी बात सुनना गाइस, बिना कैपिटल के कभी भी प्रोडक्शन नहीं हो सकता, जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। तो ऐसे कैसे यार, पैसा तो चाहिए ना कोई भी चीज शुरू करने के लिए। हेलो, Yes, sir. यस। तो कैपिटल फॉर्मेशन कैसे होता है इकोनॉमी में? तो 3 स्टेजेस हैं, ठीक है, पहले सुनना। सबसे पहला है सेविंग। सेविंग किधर से आती है? इनकम से। हेलो Yes, गाइस, sir. यस, हमारे पेरेंट्स, मेरी बात सुनना, कमाते हैं, बराबर है। जब इनकम कमाई जाती है ना, तो इनकम से 2 चीजें होती हैं, एक होता है एक्सपेंडिचर, बराबर है, और दूसरा होता है सेविंग्स। यार पैसा कमाते हो तो उसकी 2 ही चीजें करते हो, पैसों से करते क्या, या तो उसको खर्चा कर दोगे या आप उसे बचा लोगे। हेलो,
Yes, sir. Yes. बराबर है। अपने डैडी जो पैसा कमा रहे हैं उससे घर भी चलाते हैं, मतलब खर्चा भी करते हैं और थोड़ा सेविंग भी करते हैं फ्यूचर के लिए। तो इनकम इज बाइफरकेटेड इन टू पार्ट्स। इसे कहते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कंजम्पशन मतलब यूज किया, खर्चा किया, बराबर है ना। और दूसरा है सेविंग्स। खर्चा कर दिया ना तो कैपिटल नहीं बन सकता। कि खर्चा कर दिया मतलब आपने पैसा दूसरों को दे दिया। सेविंग्स बराबर है आगे जाके मोबिलाइजेशन होता है। मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स क्या होता है मैं बताऊंगा, सुनना। और मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स इन्वेस्टमेंट होता है। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कैपिटल। आप पैसा कहीं पे भी इन्वेस्ट करो जिससे इनकम आती है, जब कैपिटल। और कैपिटल से जब आप इन्वेस्ट करते हो तो उससे क्या आती है, Income. इनकम। इनकम से वापस क्या आती है, Savings and expenditure. और ये साइकिल चलता ही रहता है। दिस इज कॉल्ड कैपिटल फॉर्मेशन। पैसा कमाओ, थोड़ा बचाओ, उस पैसे को इन्वेस्ट करो। मोबिलाइजेशन मतलब इन्वेस्टमेंट, बराबर है। और उसे इन्वेस्ट करो, इन्वेस्ट से इनकम आएगी, इनकम से फिर सेविंग करो, फिर उसको पैसे को इन्वेस्ट करो। ये साइकिल चलता ही रहता है। हाँ, जो खर्चा हो गया वो खर्चा हो गया, खत्म, बराबर है। Yes, sir. बराबर। दिस इज कॉल्ड साइकिल। इसे कहते हैं कैपिटल फॉर्मेशन साइकिल। अब एक्चुअली है ना, ये साइकिल आपके इकोनॉमिक्स में इनकम उन्होंने थ्योरी में लिखी है, बट ये साइकिल यहीं पे खत्म कर देते हैं। इन्वेस्टमेंट से वापस सेविंग, मतलब बीच में कहीं तो भी इनकम हो रही है, क्योंकि इनकम वापस सेविंग में कन्वर्ट होती है। हाँ, थोड़ा खर्चा होता है, 100% इनकम कैन नॉट बी सेविंग। हमको जीने के लिए खर्चे करने पड़ते हैं, हमारी इच्छाएं, डिमांड्स को पूरी करने के लिए, लेकिन थोड़ा पैसा हम बचाते हैं, उसको सेविंग, बराबर। ओके सर, हमको सेविंग समझना है सर, लेकिन व्हाट इज मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग, अब मैं आपको बताता हूं। मोबिलाइजेशन का मतलब है, सेविंग आप दो तरीके से करते हो। एक आप अपने घर की तिजोरी में रख लोगे तो फिर वो सेविंग मोबिलाइज नहीं होगा, वो इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, बराबर है, क्योंकि वो आगे जाके मार्केट में सर्कुलेशन नहीं होगा। मोबिलाइजेशन का मतलब है सर्कुलेशन ऑफ मनी इन द मार्केट। ये इंपॉर्टेंट चीज है। पैसों को ऐसी जगह इन्वेस्ट करो कि आपका पैसा मार्केट में रोलिंग हो। सर नहीं, हमको नहीं समझा, रियली बताता हूं, और इसमें से मैं एक पॉइंट और निकालूंगा, वो जरा आपको समझ, ठीक है। उसके बाद हम मॉड्यूल में चलेंगे। हाँ, सुनो सुनो सुनो, बहुत प्रैक्टिकल है, बड़े बड़े पैराग्राफ लिखे हैं, लेकिन कंसेप्ट इक्तु इक्तु से। नाउ व्हाट इज मोबिलाइजेशन, चलो मैं आपको बताता हूं। मेरी बात सुनो, मैं इनकम कमा रहा हूं, यस, बराबर है। मेरी इनकम है मान लो कि 1 लाख, ओके। नाउ 1 लाख से मेरा घर का कुछ खर्चा हो जाता है 70,000 महीने का, ठीक है। अब सेविंग कितना बचा, 30, Yes, बराबर है। sir. अब ये सेविंग को क्या मैं अपने तिजोरी में रखूंगा क्या, नो, वी आर एजुकेटेड पीपल। मैं इस पैसे को और बढ़ाने की कोशिश करूंगा। तो मोबिलाइजेशन का मतलब है, या तो तुम इसकी क्या करोगे, नॉर्मल पब्लिक क्या करती है, एफडी। Saving. कुछ लोग इसको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, कुछ लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। आजकल बहुत ऐड आता है म्यूचुअल फंड सही, अपना थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करो अपने बच्चों के लिए, बराबर है। कुछ लोग लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं, आजकल लाइफ इंश्योरेंस का भी बहुत ऐड आता है, देखते हो क्या। मतलब आप अपना पैसा कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर रहे हो। कुछ लोग सेविंग अकाउंट में रखते हैं, एफडी, सेविंग अकाउंट, इन सब चीजों में इन्वेस्ट करने को है ना मोबिलाइजेशन के। अब कुछ लोग अपना 100 रुपया इन्वेस्ट करते हैं, कुछ लोग 1000 रुपया, कुछ लोग 1 लाख रुपया। हाई इनकम वाले हाई इन्वेस्टमेंट, मतलब हाई सेविंग होती है उन लोग की, और अपने कम इनकम वालों की कम सेविंग होती है, बराबर है। तो गवर्नमेंट कहता है अपने पैसों को अपने घर में मत रखो, कहीं इन्वेस्ट नहीं करना है तो मेरे भाई सेविंग अकाउंट में रखो। तो सर इसको मोबिलाइजेशन कैसे कहेंगे, अब मेरी बात सुनो। ये पब्लिक का पैसा है ना, गवर्नमेंट क्या करती है, ये सब लोग एफडी और सेविंग, इसका मतलब आपने पैसा किसको दे दिया, चलो मैं एफडी और सेविंग की बात करते हैं, पैसा किसको दिया, Bank. बैंक्स को, बराबर है। अब बैंक है ना, यही पैसा किसी को लोन देगा, बिजनेसमैन को,
लोन इन द बिजनेस। चला गया ना कैपिटल में, कहीं ना कहीं बिजनेस में इन्वेस्ट हुआ कि नहीं हुआ? Yes, sir. यस। आप शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हो, हेलो, शेयर मार्केट में तो किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे Yes, sir. तो पैसा Yes, किधर चला sir. गया? सीधा कंपनी में। तो पैसा इन्वेस्ट हुआ कि नहीं हुआ? Yes, sir. बिजनेस के अंदर चला गया। म्यूचुअल फंड बराबर है, म्यूचुअल फंड वाले पैसा बिजनेस में लगाते हैं, बिजनेस वालों को लोन देते हैं। लाइफ इंश्योरेंस वाले पैसा बिजनेस को देते हैं। मतलब तुम कहीं पे भी इन्वेस्ट करते हो ना, तो सारा पैसा कहां जाता है? डायरेक्टली इनडायरेक्टली Business. बिजनेस में, बिजनेस या फिर गवर्नमेंट को जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट भी लोन लेती है। ब्रिजेस बनाने हैं, डैम्स बनाने हैं, पूरे मुंबई में मेट्रो बन रहा है। ये क्या जो मेट्रो मुंबई में बन रहा है, गवर्नमेंट इतना खर्चा कर रहा है कि 100-200 करोड़ का प्रोजेक्ट है। थाउजेंड्स ऑफ करोड़ का प्रोजेक्ट है ये, थाउजेंड, हजारों करोड़ों का प्रोजेक्ट, बराबर है। ये पैसा यहां इन्वेस्ट होता है नाउ। तो दिस इज कॉल्ड मोबिलाइजेशन। इसलिए मालूम है गवर्नमेंट हमेशा कहती है पैसा घरों में मत रखो, पैसा अपना इन्वेस्ट करो, नहीं चाहिए तो सेविंग में डाल दो, बैंक को दो, बैंक रोलिंग करेगा मार्केट में। तो द सर्कुलेशन। अगर आपने अपना पैसा घर में रख लिया सेव करके, वो पैसा मार्केट में नहीं आया, वो पैसा कोई काम का नहीं, वो पैसा ब्लॉक हो गया, आपने स्कैर्सिटी क्रिएट कर दी मार्केट। तो सेविंग जाता है मोबिलाइजेशन, और ये बनता है कैपिटल, और कैपिटल से फिर इनकम निकलती है। हेलो सर कोई लिमिट तक ही रख, क्या? घर में भी कोई पैसा रहेगा तो कोई लिमिट तक होता है ना? नहीं, हाँ, ये तो अभी गवर्नमेंट ने अवेयरनेस क्रिएट किया है दोस्तों। आप अपने मम्मी डैडी से पूछो, पहले लोग क्या करते थे मालूम है? कहीं पे भी इन्वेस्ट नहीं करते थे, वो लोग पैसा कमाते थे, अपने बाप दादा लोग, बराबर है, दादा दादा के दादा, बराबर। यू आर इन नाउ मॉडर्न जनरेशन। वो लोग क्या करते थे? पैसों का सोना खरीदते थे, बराबर है। सिर्फ दे यूज टू बाय गोल्ड, या फिर वो लोग जमीन में ना मटकी वटकी में ऐसा सोना दबा के रखते थे। पहले बैंक में कहीं कोई पैसा नहीं डालता था, पूछो घर वालों को। इससे कैपिटल पहले इन्वेस्टमेंट कम था, बराबर। बट नाउ गवर्नमेंट इज डूइंग लॉट ऑफ एक थिंग्स। लिमिट कुछ नहीं है, लिमिट तक ही लीगल है। नहीं लीगल क्यों? मेरा पैसा है, मैं 100 करोड़ भी घर पे रखूं। अच्छा वो तो मनी शॉर्ट सर उसका अगर टैक्स नहीं भरेंगे तो नहीं, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। आप अलग ट्रैक पे चले गए। जब मैं बोलता हूँ मेरे घर पे 100 करोड़ रुपए पड़े हैं, तो आप बोलोगे सर वो इलीगल मनी है या आपने गलत तरीके से कमाया। ऐसे थोड़ी है। मुकेश अंबानी का, मुकेश अंबानी के घर पे अगर 100 करोड़ रुपया पड़ा रहेगा, तो मुकेश अंबानी के लिए 100 करोड़ क्या है? ह्यूज अमाउंट। एक घंटा नो सर। उसके लिए चिल्लर है। तो अगर मुकेश अंबानी के घर पे 100 करोड़ पड़ा है तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो इलीगल पैसा है, ब्लैक मनी है, रेड मारने का। नो सर। तो फिर आप ऐसा क्यों सोचते हो? कैश कितना भी घर पे रख सकते हो। अगर आपने गलत तरीके से कमाया तो ब्लैक है। गवर्नमेंट को बता के मैंने 100 करोड़ घर पे रखे तो क्या प्रॉब्लम है आपको? तो आप सर, ब्लैक और सबसे व्हाइट बड़ा मनी में मत जाओ, investment- लीगल इलीगल में मत जाओ। कैश आप घर पे रख सकते हो, हाँ, बट आजकल क्या चोरी होने का डर होता है। लेकिन आजकल गवर्नमेंट ने इतना फ्लुएंसी कर दिया है कि सेविंग अकाउंट आजकल बैंक बहुत फ्लुएंस है, वो जमाना चला गया। बट हम एक अलग ट्रैक पे चले गए, डिस्कशन में वापस आते हैं। बट होप यू अंडरस्टूड द साइकिल। हेलो सर, हाँ, सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट क्या होता है? शेयर मार्केट या फिर सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है बिजनेस में? नहीं, बिजनेस में इन्वेस्ट करना, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करो। अगर लो रिस्क लेना है तो म्यूचुअल फंड में, और एकदम ही कम रिस्क लेना है तो एफडी बनाओ, बस, बराबर। अच्छा, हमारे इंडिया में अभी एमसीक्यू है, सुनो। मैंने इतनी सारी चीजें क्यों बताई? एक ही पॉइंट समझाने के लिए। इंडिया में गवर्नमेंट इज एनकरेजिंग पब्लिक टू सेव मनी एंड मोबिलाइज इट, क्योंकि विदाउट सेविंग मोबिलाइजेशन नॉट पॉसिबल। पैसा होगा ही नहीं तो इन्वेस्ट क्या करेगा, बराबर। गवर्नमेंट बहुत अवेयरनेस क्रिएट, भाई पैसा घर पे मत रखो, पैसा अकाउंट में डाल दो, बैंक में डाल दो, बैंक में डाल दो,
बराबर है। पैसा बैंक में रखो, पैसा घर पे मत रखो। आपको पीछे पता होगा तो नरेंद्र मोदी ने जनधन योजना चालू किया, अगर आपको Yes, अगर आप sir. थोड़े से, हाँ, उसमें हर गरीब को कहा गया था बैंक अकाउंट ओपन करवाओ, अपना 100 रुपए रखो अंदर, बट रखो। कि हमारे इंडिया में आज रूरल एरियाज में इतना प्रॉब्लम था कि लोगों को बैंकिंग अकाउंट नहीं पता था, और मालूम है सबका अकाउंट खुलवाने के बाद डीमोनेटाइजेशन किया, 500 1000 का नोट बंद किया। एक चेन है उनके एक्शन का, मोबिलाइजेशन। अरे ऑल ऑफ यू, सर तो उसका और उसका कुछ रिलेट मतलब क्या रिलेशन था? रिलेशन ये था कि अगर 500 और 1000 का नोट बंद कर दिया तो तुम कहां डिपॉजिट करने जाओगे? हाँ, बैंक में। तो बैंक अकाउंट ही नहीं होगा तो बैंक वाला लेने वाला है? नो सर। तो फिर तो उसके लिए गवर्नमेंट को पता था Yes. कि आज भी बहुत सारे रूरल एरियाज में बैंक अकाउंट नहीं है, और 1000-500 का नोट बंद करूंगा तो वो लोग को बदली करके कौन देगा, और 1 महीने का ही टाइम दिया था, तो पहले अकाउंट खुलवाना जरूरी था ना। Yes, sir. ऐसा, ठीक है। So, हाँ, सब पर ये तो इनडायरेक्टली डिफाइंड है, तो खाली कैश फ्लो के लिए था ना, मतलब मार्केट में कैश फ्लो हो इसलिए इतना प्रमोट करने। see there were various reasons, but one of the reason is कि पब्लिक को आदत डाले वो अपने पैसों को घरों में ना रखे, सेविंग अकाउंट में रखे, ताकि ना कैपिटल का फ्लो आए। हाँ, देयर वर वेरी मेनी अदर थिंग्स, देयर वर मेनी अदर रीजंस, बराबर है। और ये बहुत लंबा विजन था उनका, बराबर, और वो उसके ऊपर अभी तक काम चल रहा है, बराबर। डिमोनेटाइजेशन वाज वन ऑफ द स्मॉलेस्ट एक्शन, ठीक है, फ्रॉम पब्लिक पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन हम अभी उसमें जाएंगे ना, तो मेरे को है ना 20-25 मिनट चाहिए वो जो विजन है गवर्नमेंट का वो बताने के लिए। उसके और भी रीजन थे, ब्लैक मनी को कम करना है, टेररिज्म, जो नकली नोट थे उसको बंद करना था, देयर वर लॉट ऑफ रीजंस, बट वन ऑफ द रीजन वाज कि पब्लिक को बैंकों की आदत डलाओ। अच्छा, इसके पीछे क्या रीजन है? आपको पता है इंडिया डेवलपिंग है, Yes, sir. और यूएस क्या है? Develop. क्यों मालूम है? क्यों मालूम है? इंडिया में अभी तक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना बहुत बाकी है। हेलो, Yes, sir. तो डेवलप करने Yes, के लिए sir. हजारों करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। Yes. इतना पैसा गवर्नमेंट के पास कहां से आएगा? Through people. इन्वेस्टमेंट का मतलब कैपिटल। गवर्नमेंट को पता है आज भी हमारे देश में बहुत सारे रूरल एरियाज हैं, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है। रूरल एरिया का मतलब क्या होता है? इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बैंक्स नहीं है, स्कूल बराबर नहीं है, बराबर है। तो वहां पे इन्वेस्टमेंट कहां से लाओगे? तो पब्लिक को क्या बोलना पड़ेगा, भाई तुम लोग क्या करो, पैसा बचाओ, बचा के क्या करो, मोबिलाइज करो, वो पैसा हमारे पास आएगा, हम इन्वेस्टमेंट। यूएस डेवलप क्यों है? वो ऑलरेडी वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी डेवलप्ड है। हेलो, तो मालूम है Yes, वहां sir. की पब्लिक, वहां का गवर्नमेंट, यूएस का गवर्नमेंट पब्लिक को कभी नहीं बोलता सेविंग करो। वहां पे इन्वेस्टमेंट के लिए स्कोप बहुत कम है, वो ऑलरेडी डेवलप हो चुका है। तो यूएस की गवर्नमेंट पब्लिक को क्या बोलती है? अबे खर्चा करो। यूएस इकोनॉमी इज रनिंग ऑन एक्सपेंडिचर एंड इंडियन इकोनॉमी इज रनिंग ऑन सेविंग्स। उल्टा है, उल्टा है, ठीक है। तो डेवलप कंट्रीज, बराबर, वहां पे खर्चा करने पे चल रही है, वहां पे गवर्नमेंट एंकरेज नहीं करता सेविंग करो, वहां पे गवर्नमेंट बोलती है स्पेंड मनी, अर्न मनी, स्पेंड मनी, खर्चा करो। इसलिए मालूम है यूएस वगैरह में मंथली सैलरी नहीं है, वहां पे वीकली सैलरी है, और वहां पे वीकेंड्स पे कोई काम नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो लोग फ्री होंगे तो खर्चा करने जाएंगे ना। हमारे इंडिया में 7 डेज सब लोग काम कर रहे हैं, संडे को भी मेरा लेक्चर होता है। क्या इस प्रैक्टिकल लॉजिक समझ में आया? सर फिर भी इंडिया वाले खर्चा कर देते। नहीं, वो थोड़ा हो रहा है, आप यूएस वगैरह के कंपैरिजन में खर्चा कुछ है ही नहीं। आ जाओ, कैपिटल फॉर, उधर बोल सॉरी वुमेन की भी आपका आवाज क्लियर नहीं है। चलो अब इधर आओ, कैपिटल फॉर्मेशन, अपना टॉपिक फटाफट। कैपिटल फॉर्मेशन मींस इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ रियल कैपिटल इन द कंट्री। ये आपका इंपॉर्टेंट लाइन। हेलो, और कैपिटल फॉर्मेशन का दूसरा मीनिंग, इतना ही पढ़ना इस पूरे पैराग्राफ में। ये पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट,
क्रिएटिंग एडिशनल प्रोडक्शन कैपेसिटी, ये दूसरा पॉइंट। हेलो, यस सर। बराबर, ये मीनिंग हो गया। कैपिटल फॉर्मेशन के स्टेजेस, 3 स्टेजेस हैं। सेविंग्स, अंदर का कुछ पढ़ने का जरूरत नहीं है, जो मैंने एक्सप्लेन किया है, मतलब वैसे मुझे कुछ ये नहीं लग रहा है। मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट, ये 3 स्टेजेस। इसी के ऊपर एमसीक्यू आएगा। अंदर का एक्सप्लेनेशन से मुझे कोई एमसीक्यू नहीं समझ में आया, मतलब कोई एमसीक्यू नहीं हो सकता। हाँ, एक्सप्लेनेशंस दिए उन्होंने, ठीक है। हेलो, यस सर। बराबर, चलो। नाउ बाय दिस माय थर्ड कंसेप्ट इज ओवर, दैट इज कैपिटल। तो मैंने आपको कैपिटल के फीचर्स समझा दिए, मैंने आपको कैपिटल के टाइप समझा दिए, और मैंने आपको कैपिटल क्रिएट कैसे होता है नेशनल लेवल पे वो समझा दिया। अरे बराबर, ओके। अब आ जाओ फोर्थ फैक्टर, एंटरप्रेन्योर। बराबर, अब इंस्टीट्यूट ने एंटरप्रेन्योर पे ना अपने आप में एक चैप्टर बना दिया है पूरा का पूरा, ठीक है। तो हम पहले फैक्टर्स पढ़ेंगे जो प्रोडक्शन से रिलेटेड है। एंटरप्रेन्योर भी एक इंसान ही होता है, मैंने आपको कल भी कहा था। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, सर अगर लेबर भी इंसान है और एंटरप्रेन्योर भी इंसान है, शायद किसी एक स्टूडेंट ने डाउट भी पूछा था, तो सर दोनों में फर्क क्या है? बोथ आर लेबर, दोनों ही इंसान है सर। देन व्हाट इज द डिफरेंस? एक ही डिफरेंस है, एंटरप्रेन्योर रिस्क लेता है, बराबर है, और लेबर रिस्क नहीं लेता। इसलिए एंटरप्रेन्योर की इनकम फ्लक्चुएटिंग है, उसको प्रॉफिट कभी ज्यादा होता है, किसी महीने में लॉस हो जाता है, कभी प्रॉफिट कम होता है। तो एंटरप्रेन्योर का जो इनकम है जिसे आप प्रॉफिट कहते हो, इट इज फ्लक्चुएटिंग, नॉट फिक्स्ड, तभी तो रिस्क है ना। लेकिन लेबर्स एंजॉय फिक्स इनकम लाइक सैलरीज एंड वेजेस, बराबर है। जो लोग जॉब करते हैं, आपके घर पे भी काफी लोग जॉब कर रहे होंगे, उनकी सैलरी इनकम फिक्स है कि नहीं? यस सर। यस, बिकॉज दे हैव नॉट टेकन द रिस्क। कोई बात नहीं, मैं भी जॉब करता हूं, बराबर। तो एंटरप्रेन्योर। अब इकोनॉमिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, बराबर, ये यहां पर कोई डिस्टिंग्विश नहीं बनेगा। एंटरप्रेन्योर का 3 फैक्टर से कोई डिस्टिंग्विश नहीं, ठीक है। नाउ इसलिए मैं इसको एक अलग ही पेन से लिख देता हूं, रेड पेन से लिख। नाउ एंटरप्रेन्योर, नाउ अल्फ्रेड मार्शल कहता है एंटरप्रेन्योर का सबसे मेन काम है, बाकी सभी मेन है, लेकिन सबसे मेन काम है जो उसकी ड्यूटी है, नाउ दैट इज टू डू द इनोवेशन। यस, एज पर अल्फ्रेड मार्शल और एज पर इकोनॉमिस्ट, the one of the main duty of the entrepreneur is to do innovation, बराबर है। नए कंसेप्ट लेकर आए, नया इनोवेशंस करे, वही तो रिस्क है ना। जो वो नया कंसेप्ट लेकर आएगा या तो फ्लॉप हो जाएगा या तो हिट हो जाएगा। हेलो, यस सर। हिट हो गया तो करोड़पति बन जाएगा, फ्लॉप हो गया कोई बात नहीं, तभी तो एंटरप्रेन्योर है, टू कम अप विद द इनोवेशन, बराबर। हाँ, और भी बहुत सारे काम है सर। और एंटरप्रेन्योर में क्या खास बात है जो दूसरों में नहीं? ही इज अ रिस्क टेकर, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है, बराबर है। थर्ड, ही इज अ कोऑर्डिनेटर बिटवीन फैक्टर्स। व्हाट इज फैक्टर्स? लैंड, लेबर, कैपिटल। बाकी के 3 फैक्टर को मैनेज कौन करता है? एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर ने बिजनेस चालू किया है तो उसको नौकर लगेंगे, जॉब करने वाले, तो उनको अपॉइंट कौन करेगा? लेबर्स को, एंटरप्रेन्योर। रॉ मटेरियल कौन लेकर आएगा? एंटरप्रेन्योर। मशीनों में इन्वेस्टमेंट कौन करेगा? Entrepreneur. Yes. All the decisions are taken by. He is a decision maker. बाकी सब तो डिसीजन फॉलो करने वाले हैं। हेलो, यस सर। बराबर है। तो एंटरप्रेन्योर, बराबर, का सबसे मेन है। आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, विच इज द मेन ड्यूटी ऑफ एन एंटरप्रेन्योर? एन इनोवेशन। तो हाँ, बाकी सब तो ड्यूटी है ही, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी, कोऑर्डिनेशन, डिसीजन मेकर, बराबर, और भी बहुत सारी चीज। हेलो, समझ में आया? यस सर। Yes. यस। तो आ जाओ आपके मॉड्यूल्स पे, एंटरप्रेन्योर के बारे में क्या लिखा है, आ जाओ देखो। एंटरप्रेन्योर में यहां पर
mobilize these factors, combine them in a right proportion, initiate the process of production and bear the risk involved in it. हेलो, मैं पूरा पैराग्राफ नहीं पढ़ता, आगे चाहिए तो कंप्लीट कर लो. दिस फैक्टर इज नॉन एज एंटरप्रेन्योर. ये पूरे पैराग्राफ का कंक्लूजन सिर्फ इतना ही है. तो एंटरप्रेन्योर कौन होता है? मोबिलाइज दीज फैक्टर्स. मोबिलाइज मतलब 3 फैक्टर को साथ में लेकर आता है. लैंड, लेबर, कैपिटल, इन तीनों को साथ में लेकर आता है. सर ये क्या लिखा है? कंबाइंस. कंबाइंस मतलब साथ में लेकर आता है इन अ राइट प्रपोर्शन. वाओ, क्या वर्ड यूज किया. राइट प्रपोर्शन मतलब ज्यादा भी नहीं होना चाहिए और कम भी कम. नहीं. हाँ, कम भी नहीं होना चाहिए. प्रपोर्शन में. अगर उसको लगता है कि मेरा बिजनेस चलाने के लिए 10 लेबर चाहिए तो 10 ही लाएगा. 11 होते ही खर्चा बढ़ जाएगा तो लॉस होना शुरू हो जाएगा. कम रॉ मटेरियल लेकर आएगा तो प्रोडक्शन नहीं होगा. बराबर है. तो राइट प्रपोर्शन उन तीनों को कंबाइन करके, उनके ऊपर कंट्रोल करके, उनसे काम करवाता है, तभी प्रोडक्शन होता है. बराबर. नाउ चलो चलो चलो, दिस इज द. नाउ एक स्मार्ट स्टूडेंट कौन होता है मालूम है? जो पूरे पैराग्राफ के क्रक्स को पढ़े. बस ये बराबर इंटर लेवल पे आपको बहुत काम आएगा. 900 पेज का कौन बुक पढ़ पाता है? वो क्रक्स पढ़ो बस. फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योर. अब देखो वो जो मैंने फंक्शन लिखे थे, इनिशिएट बिजनेस एंटरप्राइजेस, रिसोर्स कोऑर्डिनेटर, मैंने बहुत खींचा है. कोऑर्डिनेशन, इनिशिएटिव टेकर, बिजनेस चालू करने वाला. बराबर. नाउ ये तो बहुत पका है यार, इसमें तो क्या ही एमसीक्यू आता हो. बराबर. फिर भी मैं कुछ चीजें आपको अंडरलाइन करवा दूं इन पैराग्राफ्स का क्रक्स. ये द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फंक्शन ऑफ एन एंटरप्रेन्योर इज टू इनिशिएट द बिजनेस एंटरप्राइज. अभी मैं इसलिए अंडरलाइन करवा रहा हूं क्योंकि कुछ स्टूडेंट को लगता है क्या यार खाली हेडिंग ही तो अंडरलाइन करवाया, कोई लिखा है अंदर और उसको खींचे जा रहे हैं. बराबर. और इसके नीचे ही मे अर्न्स प्रॉफिट और इंकर लॉसेस. इसी को तो रिस्क टेकर कहते हैं ना. उसको प्रॉफिट भी हो सकता है और Loss. लॉस भी हो सकता है. रिस्क बेरिंग और अनसर्टेनिटी बेरिंग. रिस्क एंड अनसर्टेनिटी इज वन एंड द सेम. अनसर्टेनिटी मतलब फ्यूचर का किसी को कोई पता नहीं है. फ्यूचर में रिस्क है बहुत. बराबर है. फायदा भी हो सकता है और नुकसान भी. नुकसान. एक ही नुकसान चीज भी को हो बार बार सकता है. एक्सप्लेन किए. अब इसके अंदर अगर आपको टाइप ऑफ रिस्क को अंडरलाइन करना है तो मैं आपको बता दूं. एंटरप्रेन्योर फेस टेक्नोलॉजिकल रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क. रिस्क के नाम अंडरलाइन कर लो आप. बेरिंग अनसर्टेनिटीज. अच्छा इसको नहीं रुको रुको रुको, सॉरी मैं भी क्या अंडरलाइन करवा रहा हूं. ये फोर्सिएबल रिस्क. ये रिस्क के नाम पढ़ लो बस, और कुछ नहीं. और कोई रिस्क के नाम दिए बस. ठीक है सर, आपने अंडरलाइन तो करवा दी. इतने सारे रिस्क होते हैं और होना चाहिए. टेस्ट रिस्क, डेमोग्राफिक रिस्क कहाँ लिखा है यहाँ? व्हाट इज फ्रेंड्स, एक मिनट. हाँ ठीक है, 3 ही रिस्क के नाम दिए. नाउ अब देखो मैं आपको इनका मीनिंग समझा देता हूं. बहुत सिंपल है. फाइनेंशियल रिस्क तो सबको समझ में आता होगा. नुकसान होगा तो पैसों का भी नुकसान होता है. Yes, sir. बराबर. यस सर. तो टेक्नोलॉजिकल रिस्क क्या है? टेक्नोलॉजिकल रिस्क कैसे है कि मान लो कि आप बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हो, लेकिन मालूम है लोगों के प्रेफरेंस में और टेस्ट में चेंज आ गया, तो आपकी टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो गई. हेलो. यस सर. बराबर है. अब टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो गई तो मैंने जो लाखों का इन्वेस्टमेंट किया था, मान लो कि वो मशीन 10 साल चलने वाली थी, लेकिन अब लोगों का टेस्ट चेंज हो गया है, उस मशीन को प्रोडक्ट बनता ही नहीं, मेरे लिए वो टेक्नोलॉजी खत्म हो गई, मुझे नई मशीन लानी पड़ेगी.
तो टेक्नोलॉजिकल रिस्क हमेशा रहता है। फोर्सिएबल रिस्क, आग लग जाना, फैक्ट्रियों में चोरी हो जाना, हेलो, यस सर। बराबर है, गोडाउन में आग वाग लग जाती है, तो ये सब फोर्सिएबल रिस्क होते हैं, ये सब भी बिजनेसमैन को बेयर करने पड़ते हैं। बहुत टाइप के रिस्क होते हैं, तो इज अ रिस्क बेरर। हेलो, समझ में आया? इनोवेशन, देखो, अकॉर्डिंग टू द स्कम्टर द ट्रू फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योर इज टू इंट्रोड्यूस इनोवेशन। Innovation. स्कम्टर एक इकोनॉमिस्ट है, बराबर है, वो कहता है एंटरप्रेन्योर का जन्म इनोवेशन करने के लिए होता है। अगर वो इनोवेशन नहीं करता, ऐसा स्कम्टर कहता है, तो वो एंटरप्रेन्योर नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि जो इनोवेशन नहीं करता वो रिस्क नहीं लेता। हेलो, बराबर यस सर। बराबर। नाउ इसके बाद इनोवेशन को इतना इंपॉर्टेंस क्यों दिया है, तो उसका मैं, इनोवेशन में yield प्रॉफिट फॉर द एंटरप्रेन्योर फॉर अ शॉर्ट टाइम, आपको नहीं फालतू है। एक मिनट, एक मेन लाइन किधर गई यार, मेन लाइन, एंटरप्रेन्योर, हाँ ये रहा, द एंटरप्रेन्योर प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री बाय इंट्रोड्यूसिंग न्यू इनोवेशन। क्या बात कर रहे हो सर, इनोवेशन से कंट्री में डेवलपमेंट होता है, ऑफ कोर्स, बराबर। नाउ आपके लिए लाइव एग्जांपल, कोरोना ने, कोविड ने बहुत अच्छा अच्छा सिखाया। मालूम है, जब कोविड का प्रॉब्लम आया था, बराबर, तो वैक्सीन बनाने के लिए फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज ने रेस लगा दी थी, बराबर। मतलब वैक्सीन का ऐसा नीड क्रिएट हुआ कि वर्ल्ड में जो कंपनी पहले वैक्सीन बनाएगी, तो दुनिया में इतना बड़ा नाम होगा कि पूछो मत, और सेल आसमान फाड़ देगा, हाँ कि ना? यस हाँ सर। सर। बराबर है। और आज देखो, जिन जिन कंपनियों ने वैक्सीन बनाई, बराबर है, उनके शेयर मार्केट में, उन्होंने दूसरी दवाइयां बनाना छोड़ के वैक्सीन ही बना रहे, जबरदस्त बिक रहा है, गवर्नमेंट खुद ही खरीद लेता है। हेलो, फिर एक्सपोर्ट यस भी सर। गजब हो रहा है दूसरी कंट्रियों में, बराबर है। मतलब वहां वो फैक्ट्रियां अभी वैक्सीन बनाने में, बराबर ना, 24 घंटे चल रही हैं, तो भी वैक्सीन का प्रोडक्शन कम पड़ रहा है, हाँ कि ना? अरे हाँ या ना, कुछ तो बोल दो। यस सर। तो जिन कंपनियों ने Yes, वैक्सीन sir. बनाई, और लाइफ बॉय कंपनी देखो, डेटॉल कंपनी ने गजब कमाया, हाँ भाई साहब, डेटॉल बनाते थे और सैनिटाइजर का मार्केट बहुत कम था, लेकिन सैनिटाइजर जो चला, लाइफ बॉय, वाई बॉय, जितनी साबुन बनाने वाली जो जो कंपनियां थी, सबने सैनिटाइजर बनाना शुरू कर, हाँ कि ना? यस सर। Yeah. तो इनोवेशन, बराबर ना। तो देखो, ये 3 पॉइंट्स उन्होंने लिखे हैं, हेडिंग्स पढ़ने हैं, बराबर। नाउ व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द एंटरप्रेन्योर? टू कोऑर्डिनेट बिटवीन द रिसोर्सेज, टू बेयर द रिस्क एंड अनसर्टेनिटी एंड डू द इनोवेशन। हेलो, फंक्शन समझ में आ गए? यस सर। यस। नाउ अब है ना, मैंने कहा ना, एंटरप्रेन्योर पे ना, इन्होंने पता नहीं ऐसे भावनाओं में बह गए कि प्रोडक्शन का चैप्टर साइड में रह गया, जो मेन पार्ट था, और एंटरप्रेन्योर में ऐसा घुसे कि पूरा अपने आप में एक चैप्टर बना दिया। अब देखो, इन्होंने ना 2 टॉपिक और लिखे हैं, जो जिसका प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। एंटरप्राइज ऑब्जेक्टिव्स एंड कंस्ट्रेंट्स, उसमें ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव, ऐसा लगता है कि ओसी पढ़ना शुरू कर दिया इकोनॉमिक्स छोड़, बराबर। और एक और है एंटरप्रेन्योर्स का प्रॉब्लम्स, बराबर। नाउ ये दोनों टॉपिक भी मैं भी पढ़ाऊंगा, ऑफ कोर्स, मैं छोड़ नहीं रहा हूं, तब मैं ऐसा नहीं कह रहा कि ये अब डाला है तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्रोडक्शन चैप्टर से कनेक्टेड नहीं था। आई एम गोइंग टू टीच यू दिस 2 टॉपिक्स एट द एंड, नहीं तो व्हाट गोइंग टू हैपन, जो मेन पार्ट है जिसके ऊपर एमसीक्यूज नॉर्मली आते हैं एग्जाम में, उसका लिंक छूट जाएगा, ठीक है? इन्होंने तो क्या बुक बनानी थी तो बुक बना दी। हेलो, Yes, sir. ठीक है? तो ये 2 टॉपिक्स मैं आपको एंड में पढ़ाऊंगा। मेरे हिसाब से इसके ऊपर जो एमसीक्यूज है वो लीस्ट इंपॉर्टेंट है, आते ही नहीं है। इसमें पूछने के लिए इतना कुछ है कि अगर प्रोडक्शन फंक्शन का मेन चैप्टर छोड़ दिया, इन सब में घुस गए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अब आ जाओ अपना वापस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को छोड़कर, बराबर। माय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज ओवर, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। एनी डाउट्स? नो सर। Okay. Now, by this, the whole introduction is over. क्या बात कर रहे हो सर? हाँ,
मेरे लिए ये सारी चीजें इंट्रोडक्शन। अब हमें ना पहले इंट्रोडक्शन के बेस पे एमसीक्यूज करेंगे ताकि मुझे ये पता चले कि हमारा इंट्रोडक्शन परफेक्ट हो गया। तो प्लीज आप एमसीक्यूज पे आ जाओ। एमसीक्यूज कॉस्ट चैप्टर के बाद है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जल्दी से। आ गए क्या? हेलो, हिंट दे देना भाई ओपन करने के बाद। यस सर। ओके, नाउ चलो, तो हम लोग ने बीच बीच में बहुत सारे एमसीक्यूज किए जो कॉस्ट के थे। अब हम प्रोडक्शन के एमसीक्यूज करेंगे, ठीक है। नाउ सबसे पहला क्वेश्चन देखो, मैंने लिख के भी रखा है इंट्रोडक्शन, ताकि अपना टाइम वेस्ट ना हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज प्रोडक्शन इन इकोनॉमिक्स? देखो क्वेश्चन कैसे कैसे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज प्रोडक्शन? नीचे आपको एग्जाम्पल दिए हैं, आप बताओ इन चारों एग्जाम्पल में से किसे प्रोडक्शन माना जाएगा। तो पहला ऑप्शन है टीलिंग ऑफ सॉइल, मट्टी खोदना। दूसरा है सिंगिंग अ सॉन्ग बिफोर फ्रेंड्स, दोस्तों के सामने गाना गाना। थर्ड है प्रिवेंटिंग अ चाइल्ड फ्रॉम फॉलिंग इन अ मैनहोल ऑन द रोड, एक बच्चा गड्ढे में गिर गया है उसे बचाना। पेंटिंग अ पिक्चर फॉर प्लेजर, पेंटिंग करने में मुझे मजा आता है इसलिए मैं पहाड़ों पे जाकर, वादियों पे जाकर अपनी खुशी के लिए पेंटिंग वेंटिंग कर। तो बताओ इन चारों में से प्रोडक्शन क्या है? गाना गाना, बच्चे को बचाना, पेंटिंग करना कि मट्टी खोदना? Tilling of soil. टिलिंग ऑफ सॉइल इज द आंसर। सर क्या बात कर रहे हो, आपने तो इंट्रोडक्शन में कहा था सर प्रोडक्शन मींस प्रोडक्शन ऑफ एनी गुड्स एंड सर्विस। तो टीलिंग ऑफ सॉइल मतलब गुड्स हो गया, सिंगिंग अ सॉन्ग सर्विस हो गई, प्रिवेंटिंग अ चाइल्ड किसी बच्चे को बचा रहा हूं तो उसकी मदद कर रहा हूं तो सर्विस हो गया, पेंटिंग अ पिक्चर पेंटिंग कर रहा हूं तो गुड्स हो गया। सर सारे ही प्रोडक्शन हुए ना गाइस। किसे प्रोडक्शन कहा जा सकता है? जिससे कुछ इनकम हो। आप दोस्तों के सामने गाना गा रहे हो तो खाली बस मजा मारने के लिए, पैसा आने वाला है, इनकम होने वाली है, प्रोडक्शन। आपने बच्चे को बचाया, बराबर है, सामने वाला थैंक यू बोल के जाएगा, पैसा मांगोगे आप? सोशल सर्विस नो हो गई, सर। नो प्रोडक्शन। पेंटिंग अ पिक्चर फॉर प्लेजर, बेचने के लिए बना रहे हो पेंटिंग की, बस हॉबी है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है बस नॉट अ प्रोडक्शन, इनकम थोड़ी हो रही है। अच्छा ऐसा लिखा होता पेंटिंग अ पिक्चर फॉर सेलिंग, तो प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन हो जाता। टीलिंग ऑफ सॉइल, सर मट्टी खोद रहे हैं, मट्टी खोद रहे हैं तो कंस्ट्रक्शन साइट पे बेचेंगे ना। ओ ऐसा, यस, इनकम देखना है कहां से सर इनकम आता अगर है। फीलिंग हाँ। ऑफ सॉइल और वो पेंटिंग अ पिक्चर फॉर सेल दोनों आता तो हम किसको करते? तो फिर एक ऑप्शन और आता, बोथ ए एंड डी। नहीं सर, वो कभी कभी आपके इकोनॉमिक्स में वो आता है ना कि ज्यादा दो जो राइट। अच्छा तो रहता देखो है। फिर टीलिंग ऑफ सॉइल है ना, टीलिंग ऑफ सॉइल में ये नहीं लिखा है बेचने के लिए, ये तो हम अज्यूम कर रहे हैं, फिर मैं डी को टिक मार्क करके आता। ओके सर, थैंक यू सर। अच्छा चलो, थर्ड क्वेश्चन। सर सेकंड क्या तेरे को नहीं आता है? ये आता है पर वो अलग टॉपिक है। देखो मैं लिखा है इकोनॉमिक्स एंड डिस इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, बाद में करेंगे, तो टॉपिक हमने अभी तक पढ़ा नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लैंड? कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़े, लैंड का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? Its supply of economy is limited. It is immobile. Its usefulness depends on human efforts. It is produced by our forefathers. ये जल्दी बोलो यार, टाइम बहुत कम है। डी आंसर है। डी। It is produced by our forefathers. हमारे बाप दादाओं ने जमीनें बनाई। जमीन इज नेचुरल रिसोर्स। Yes, sir. सिंपल है यार, यस नेचुरल। सर। सर तो बाकी तीनों फीचर्स है, ऑफ कोर्स। इट्स सप्लाई ऑफ इकोनॉमी इज लिमिटेड, मैंने लिखा था, इनइलास्टिक सप्लाई। इट इज इमोबाइल, ये मूव नहीं हो सकती। इट्स यूजफुलनेस डिपेंड ऑन ह्यूमन एफर्ट्स, पैसिव फैक्टर। हेलो यार, Yes, sir. Understood. फिर यस वापस सर। इकोनॉमिक्स और डिस इकोनॉमिक्स है, फोर्थ बाद में करेंगे। फिफ्थ पे आ जाओ, बराबर। इन द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट, सुनना,
एग्जाम्पल है, केस स्टडी कह सकते हो आप इसे। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर वेरिएबल फैक्टर्स दैट आर यूज्ड बाय द फार्मर एक्सेप्ट। एक फार्मर है जो गेहूं उगाता है खेती में, तो गेहूं उगाने के लिए वो काफी सारे इनपुट्स यूज करता होगा। यस यस तो कुछ इनपुट्स फिक्स होते हैं और कुछ इनपुट्स वेरिएबल होते हैं। तो नीचे उन्होंने ना 4 एग्जांपल्स दिए हैं कि गेहूं उगाने के लिए फार्मर को 4 इनपुट लगते हैं, बताओ इसमें से फिक्स कौन सा है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर वेरिएबल, नीचे जो दिए हैं वो सब वेरिएबल है, एक्सेप्ट मतलब आपको फिक्स फैक्टर को टिक मार्क करना है। तो आप पढ़ लो और मुझे बताओ कौन सा फिक्स है। ये तो ऐसे क्वेश्चन है जिसके लिए पढ़ने की जरूरत ना पड़े। एक कहता है सीड एंड फर्टिलाइजर, गेहूं के दाने तो चाहिए ना और खाद भी चाहिए, तो ये फिक्स है कि वेरिएबल है? वेरिएबल। ये वेरिएबल है, ये अपना आंसर नहीं है। अब ये रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल हमेशा वेरिएबल फैक्टर होता है। द फील्ड, फील्ड का मतलब जमीन होती है, लैंड, लैंड फिक्स है कि वेरिएबल है? फिक्स। फिक्स, तो यही तो अपना आंसर है। हेलो गाइस, हाँ कि ना? सर ट्रैक्टर क्यों नहीं? हाँ मैं आता हूँ उस पर। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कोई मुझे ये पूछे। सर ट्रैक्टर भी तो प्लांट एंड मशीनरी है ना, और ये फिक्स फैक्टर होता है, आपने कॉस्ट में समझाया था, बराबर है। नाउ तो देखो आगे क्या लिखा है, ऑफ कोर्स ट्रैक्टर इज अ फिक्स फैक्टर, बट सुनो आगे, ट्रैक्टर यूज्ड बाय फार्मर इन प्लानिंग एंड कल्टीवेटिंग नॉट ओनली व्हीट बट ऑल्सो कॉर्न एंड बैरली। वो ट्रैक्टर को 3 चीजें उगाने में यूज करता है, तो कहने से ट्रैक्टर का यूज कम ज्यादा होता रहता है। यस। तो कभी ज्यादा यहाँ पर यूज किया, कभी कम यहाँ पर यूज किया, तो वो चेंज हो रहा है। तो चेंज हो रहा है तो वेरिएबल हुआ कि फिक्स हुआ? वेरी इसके लिए ये वेरिएबल फैक्टर हो गया। अगर खाली व्हीट के लिए होता ना तो ये भी फिक्स हो जाता। अच्छा डी, द नंबर ऑफ आवर्स ऑफ फार्मर स्पेंड इन कल्टीवेटिंग, इसे लेबर कहते हैं। लेबर इज ऑलवेज वेरिएबल फैक्टर। हेलो, तो लैंड यस इज सर। बराबर। ये सब अपने टॉपिक नहीं है। इंट्रो, क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। आप बताओ कि कौन सा सबसे बेस्ट डेफिनेशन है। हमने इतने सारे डेफिनेशंस पढ़े। अच्छा इंट्रोडक्शन ही का ही है। मुझे एक चीज बताओ, इस चैप्टर में आप किन 2 फैक्टर्स का रिलेशनशिप पढ़ रहे हो भाई? इनपुट एंड आउटपुट। बस बस बस, तो ऑप्शन टिक मार्क करो जल्दी। सी। पक्का? सी इज द परफेक्ट आंसर, परफेक्ट आंसर। सर ए बी और डी क्यों नहीं हो सकता भाई? मैं बता देता हूं। द रिलेशनशिप बिटवीन मार्केट प्राइस एंड क्वांटिटी। इस चैप्टर में प्राइस और सप्लाई पढ़ रहे हो आप? अबे प्राइस और सप्लाई तो No, लॉ ऑफ sir. सप्लाई हो गया, ये तो अपना आंसर ही नहीं, कुछ भी बोलता है। द रिलेशनशिप बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड कॉस्ट है। प्रोडक्शन में रेवेन्यू और कॉस्ट कहां से आ गया भाई? इनपुट एंड No, sir. आउटपुट। इसे देखो, मैं आपको ना चैप्टर शुरू करने से पहले ही बता देता हूं भाई, इस चैप्टर में इन 2 चीजों का रिलेशनशिप, ये बहुत कंफ्यूज करते हैं। डी, सी तो आंसर है ही, पहले डी पढ़ लेते हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी ऑफ इनपुट, यहां तक सब कुछ अच्छा लग रहा था, हाँ ये भी हो सकता है, एंड द मार्जिनल कॉस्ट। क्या इस चैप्टर में आप इनपुट और कॉस्ट का कंसेप्ट पढ़ रहे हो? इनपुट एंड आउटपुट, हालांकि इनपुट ही कॉस्ट है, इनपुट एंड कॉस्ट इज वन एंड द सेम। हाँ, इनपुट को पेमेंट करने को कॉस्ट कहते हैं ना। इंट्रोडक्शन मेरा डायग्राम देख लेना। तो द रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी ऑफ इनपुट नीड टू बी प्रोड्यूस गिवन लेवल ऑफ आउटपुट, ये करेक्ट डेफिनेशन है।
ये एसआर मतलब शॉर्ट रन, जब हम शॉर्ट रन प्रोडक्शन पढ़ेंगे तब इन सबको सॉल्व करेंगे, बीच में सॉल्व कर जाएंगे। आईक्यू मतलब आइसोकॉन्ट, ये अपना लास्ट टॉपिक है। ओहो कॉस्ट के क्वेश्चंस बहुत सारे। हाँ इंट्रो 43 क्वेश्चन पे आ जाओ। Which of the following statement is true and false? The service of a doctor are considered production. Man can create matter. The service of housewife are considered production. When man create table, he creates matter. ये It's true बताना है, true, false नहीं बताना है, true बताना है। एक A true है, A is the perfect answer यार। सर BCD तीनों false है सर, क्यों? Man can create matter, sorry, man cannot create matter लिखवाया मैंने। Service of housewife is considered production, sorry, housewife is giving you service due to love and affection. He don't have intention to earn income. When men create table, he creates matter. Matter मतलब natural resource, table तो artificial है। Question number 44. Which of the following is a function of entrepreneur? Entrepreneur के functions कौन से हैं? जल्दी बोलो। all of All of the above यार, risk bearing, initiative and business and innovation, all of the above. Simple term. 45. In describing a given production technology, the short run is best described as. Guys, ये जो है ना शॉर्ट रन का मीनिंग पूछा है, और शॉर्ट रन का मीनिंग हम प्रोडक्शन में पढ़े हैं कि कॉस्ट में ही पढ़ चुके हैं? Cost में. हाँ वो ये what do you mean by short run? When there is fixed cost. Yes, some are fixed and some are Variable. And what is long run? All are fixed. Hey, all are variable. All are कोई जोड़ता ही variable. नहीं है, बराबर। तो आपको ये आंसर आना चाहिए। इन्होंने शॉर्ट रन का मीनिंग पूछा, बता दो। जल्दी जल्दी, ये कॉस्ट का क्वेश्चन, जल्दी जल्दी। डी अप टू 6 months, अप टू 5 years। गाइस मैंने आपको जो कॉस्ट पढ़ाया था ना, मैंने आपसे कहा था यहाँ पर पीरियड टाइम फैक्टर में कंसीडर नहीं हुआ, 1 साल 2 साल 5 साल, एज लॉन्ग एज ऑल इनपुट्स आर फिक्स। शॉर्ट रन में कुछ फिक्स होते हैं और कुछ वेरिएबल। एज लॉन्ग एज एटलीस्ट वन इनपुट इज फिक्स, यस वन फिक्स, तो बाकी के वेरिएबल। डी इज द आंसर। हेलो Yes, sir. यस। 47 ये लॉन्ग रन है, बाद में करेंगे। The production function is the relationship between the given combination of input and, इस चैप्टर में पढ़ी क्या रहे, इनपुट एंड Output. हाँ, तो कौन सा आंसर होगा, ए बी सी की डी? जल्दी बोलो। डी बी हाईएस्ट रिजल्टिंग आउटपुट यार, मैक्सिमम आउटपुट। हेलो बराबर। हाँ नहीं सर हमको नहीं समझा, हमको इतना पता था इनपुट और आउटपुट का रिलेशनशिप है, पर हमको ये भी तो बता दो कि ए सी और डी क्यों नहीं होगा। ए अनदर कॉम्बिनेशन दैट यील्ड द सेम आउटपुट, अनदर कॉम्बिनेशन इनपुट और आउटपुट। Now the increase in output generated by 1 unit increase in output, 1 unit increase in 1 output, increase in output, कुछ भी लिख रहे हैं। all level of output, all levels क्या होते हैं, input and highest resulting output। हेलो ये सब शॉर्ट रन है, आइसोकॉन्ट है। उसमें जो सी वाला क्वेश्चन था उसका मतलब नहीं समझा, अरे सी वाला ऑप्शन था उसका मतलब नहीं समझा। मतलब कुछ था ही नहीं, तो इसलिए मैंने समझाया भी नहीं, कुछ भी लिख रहे हैं। अच्छा वहां पे मैं आपको मतलब बता देता हूं, फिर भी वो मार्जिनल की बात कर रहे थे, 1 एक्स्ट्रा, लेकिन हम प्रोडक्शन का मतलब मार्जिनल के बारे में बात नहीं करते। और सर डी का क्या मतलब था मैं ऑप्शन वापस डी? आया तो मुझे याद भी नहीं है मैंने क्या पढ़ा। कौन सा 47 ही था ना? यस सर।
देखो ये जो ऑल लेवल ऑफ आउटपुट दैट कैन बी जनरेटेड बाय दोज इनपुट्स है ना, ये लॉन्ग रन है। तो लॉन्ग रन प्रोडक्शन और शॉर्ट रन प्रोडक्शन इज अ सेपरेट थियरी, वो प्रोडक्शन फंक्शन का मीनिंग नहीं है, तो वो टॉपिक आएगा तब बताऊंगा। हाँ, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे। प्रोडक्शन फंक्शन, फिर से प्रोडक्शन फंक्शन का मीनिंग पूछे। दी प्रोडक्शन फंक्शन देखो, लेकिन इतने टाइप के प्रोडक्शन फंक्शन के क्वेश्चन आए, बट एक भी क्वेश्चन मैच नहीं कर रहा है, अलग अलग एंगल्स है ना, बट कंसेप्ट वही है, इनपुट आउटपुट। हाँ बोलो 55 पढ़ो, सारे कोई एमसी ऑप्शंस पढ़ो। चलो, All of the above. is the relationship between quantity of input used for resulting quantity of product, product मतलब output, हाँ input और output, tells us the maximum attainable output of the given combinations of input, yes, कम input में maximum का मतलब होता है optimum level, बराबर, of course, express the technological relationship, technology मैंने आपको मीनिंग में लिखवा दिया था, it is also called physical relationship, hello, अपना इंट्रोडक्शन का पहला पॉइंट, between input and output, ये भी आंसर है, all of the above. Guys, यस सर। Yes, आपको sir. एग्जाम के टाइम पे ना ये पढ़ के ही जाना चाहिए। हाल ने चारों के चारों मीनिंग, तीनों के तीनों मीनिंग एक ही क्वेश्चन में, अच्छा है। इसके बाद शॉर्ट रन है सारे, इकोनॉमिक्स, डिस इकोनॉमिक्स, लॉन्ग रन, हाँ 76। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एन एंटरप्रेन्योर इज टू Innovate. यस, ऊपर वाले में खाली पूछा था विच आर द फंक्शंस, हमने ऑल लिखा था, लेकिन अब इन्होंने पूछा है विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन, इनोवेशन। हेलो, Yes. ओके, और कोई क्वेश्चंस है? नो, एवरीथिंग इज ओवर। तो इंट्रोडक्शन हमारी तरफ से कंप्लीट हुआ, वो दो अनइंपॉर्टेंट चीजों को तो हम लास्ट में पढ़ाऊंगा मैं आपको, ठीक है। और हमने इंट्रोडक्शन पे जितने एमसीक्यूज पॉसिबल थे सारे कंप्लीट कर लिए, बराबर। नाउ होप हर छोटी छोटी चीज मैं कवर कर रहा हूँ। अरे यार ये तो कॉस्ट का चैप्टर, जस्ट अ मिनट फ्रेंड्स, यहीं पे रखते हैं, प्रोडक्शन पे वापस आते हैं। अब आ जाओ प्रोडक्शन फंक्शन। नाउ पढ़ चुके हैं अपन, कोई बड़ी बात नहीं है, अपना तो इंट्रोडक्शन में कवर अप हो गया। इधर आओ, चैप्टर का नाम ही प्रोडक्शन फंक्शन है। नाउ मुझे बताओ, प्रोडक्शन फंक्शन इज अ रिलेशनशिप बिटवीन, Input and output. बस बराबर है। अब इसी को है ना इन्होंने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में भी लिखा है, तो मैं यहीं लिख देता हूं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, यहीं पे पढ़ लेना, ज्यादा पकाने का नहीं। नाउ क्वांटिटी मतलब आउटपुट इज अ फंक्शन ऑफ LLCE, ललक, हेलो, तो इट इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, तो क्वांटिटी मतलब आउटपुट, हेलो, और ये LLC क्या है? Land, labor, capital. लैंड लेबर and कैपिटल the- एंटरप्राइज। तो ये Land, labor, ये सारी capital. चीजें क्या हैं? Input. बस, तो यही तो डायग्राम बनाया था, और ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो आउटपुट इज अ फंक्शन ऑफ ऑल इनपुट्स, इनपुट से आउटपुट निकलता है, सो सिंपल। हेलो, क्या बोलते हो? Yes, sir. हो गया, क्या बात कर रहे हो सर? हाँ, वो एक पैराग्राफ में इतना पकाया हम लोगों ने एक लाइन को समझाने के लिए। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, क्वांटिटी इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू ललक, बराबर, आउटपुट एंड इनपुट। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, ऐसी मतलब आपको थोड़ी सी लिंकअप लेने के लिए, डिमांड फंक्शन का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? D is equal to F of P. Q इज इक्वल टू एफ ऑफ पी। Q मतलब क्वांटिटी डिमांड,
अरे क्यू मतलब इधर आउटपुट है उधर डिमांड, एफ ऑफ पी प्राइस, क्योंकि वहां पर डिमांड और प्राइस का रिलेशनशिप पढ़ रहे थे। हेलो, अच्छा सप्लाई फंक्शन का एल्जेब्रिक एक्सप्लेनेशन क्या है? Q is equal to F of P. हाँ, डिमांड फंक्शन और सप्लाई फंक्शन का सेम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, Q इज इक्वल टू एफ ऑफ पी। बस डिमांड में Q मतलब क्वांटिटेटिव डिमांड और सप्लाई में Q मतलब क्वांटिटेटिव सप्लाई, वहां पे प्राइस का रिलेशनशिप। ओ हो, इधर इधर आउटपुट और इनपुट। एनी डाउट्स? No sir. अच्छा, No sir. नो अब सर। मेरा क्वेश्चन आपसे, अंडरस्टैंड ललक, अब अगर ये सारे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर सारे वेरिएबल हो जाएं, तो ये एक्सप्रेशन लॉन्ग रन का होगा कि शॉर्ट रन का होगा? Long run. लॉन्ग रन। when all inputs are variable, when there is no fix, it's a long run. हेलो, अच्छा अगर मैं कह दूं कि लैंड फिक्स है, कैपिटल फिक्स है, एंटरप्रेन्योर फिक्स है, ऊपर जब अंडरलाइन करते हैं इसका मतलब फिक्स हो गए, बराबर है, लेकिन एक वेरिएबल है जिसके ऊपर मैंने अंडरलाइन नहीं किया है, तो बताओ ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन शॉर्ट रन का हुआ कि लॉन्ग रन का हुआ? Short run. हाउ यू कम टू नो? Short run. At least two because. यस, शॉर्ट रन का मतलब ही क्या है? सम इनपुट्स आर फिक्स एंड सम इनपुट्स आर, Variable. तो अगर कुछ इनपुट्स फिक्स हैं और कुछ वेरिएबल हैं तो वो शॉर्ट रन हो गया, और सारे वेरिएबल हैं तो वो Long run. बस बात खत्म हो गई, इतना सिंपल था। ओके, हेलो, समझ में आ गया? बस हो गया आपका प्रोडक्शन फंक्शन खत्म, ये वाला टॉपिक। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ, अरे देखो कितना लंबा लंबा लिखा है, ओ हो, आ जाओ टिक मार्क करवा दूं मैं आपको, नहीं तो आपको लगेगा हट प्रवीण पूरा नहीं पढ़ाता। एक मिनट, क्या क्या टिक मार्क करवाना है आपको? देखो, एक तो ये ले लो सर, ये क्या है? आपने तो उधर Q इज इक्वल टू एफ ऑफ ललक लिखा था, अरे इन्होंने एबीसीडी को है ना आगे वही लिखा है, ये देखो एबीसीडी आर द डिफरेंट फैक्टर्स मतलब इनपुट्स, तो कभी कभी ऐसा लिख के आ सकता है, तो बस इसको लिख लो, बराबर। और आपको अगर आज के बाद ये मॉड्यूल में से कुछ नहीं पढ़ना है ये लाइंस में से, तो इसे आउटपुट लिख लो, जो नीचे लिखा भी है, बट क्यों इतना आंखों को त्रास देने का ना, ये लिख लो इनपुट, बराबर। अजम्पशंस बाद में देखेंगे, ये सब पका रहे हैं, ये सब हम लोगों ने पढ़ लिया है डायरेक्टली इनडायरेक्टली। हाँ इधर आओ, ये Q इज इक्वल टू एफ ऑफ एल एंड के को भी अंडरलाइन कर लो। अब यहां पर इन्होंने सिर्फ दो फैक्टर को कंसीडर किया, लेबर और कैपिटल, लैंड और एंटरप्रेन्योर को नहीं लिया है, ठीक है। तो कुछ भी हो, देखो चारों चीजें एक साथ हो ऐसा जरूरी, डायरेक्टली इनडायरेक्टली तो चारों होने चाहिए, कभी कुछ चीजों का ज्यादा इंपॉर्टेंस होगा, एक अजम्पशन बेसिस पे तो आपको शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में समझेगा। अब देखो, खाली ये दो एक्सप्रेशंस को आपको पढ़ना है, जो मैंने तो अपने इंट्रोडक्शन में लिख दिया, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, अपना तो काम खत्म हो गया, बराबर। नाउ अब देखो शॉर्ट रन वर्सेस लॉन्ग रन, वापस एक्सप्लेन किया, कॉस्ट में भी पढ़ चुके हैं, हेलो, यस सर। बराबर। तो मैं आपको है ना खाली मीनिंग अंडरलाइन करवा देता हूं, हमारा ऑलरेडी पढ़ के हो तो चुका है। क्या पढ़ना चाहिए मालूम है आपको? एक मिनट, हाँ एक मिनट, खाली एक एक लाइन, बाकी सब जस्ट अ मिनट, हाँ बहुत आगे आ गया लगता है। फोर्थ लाइन, ये आपका मॉड्यूल मुझसे अलग है क्या? No.
एक मिनट, फिर वो लाइन दिख ही नहीं रही. इट इज टू बी नोटेड दैट even shorter and longer is not rated. In fact, it refers to the extent. हाँ, ये रहा. Sorry. A period which considers shortened period if the amount of at least one input remains unchanged during that period. Hello? At least one factor should remain Fixed. unchanged. Unchanged मतलब fixed. तो उसे आप short run कह देंगे. बराबर? और इसके बाद ये रहा. In short run, firm cannot install new capital equipment to increase the production. It implies the capital is a fixed factor in the short run. ये अंडरलाइन कर लो. नेक्स्ट पैराग्राफ लॉन्ग रन का है. अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है भाई, एक बार एग्जाम में आ चुका है. लॉन्ग रन इज ऑल्सो कॉल्ड प्लानिंग हॉरिजन. लॉन्ग रन का दूसरा नाम क्या है? प्लानिंग हॉरिजन. प्लानिंग हॉरिजन. अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, क्या हम ये वर्ड पहली बार पढ़ रहे हैं कि पहले कहीं पढ़ चुके हैं? प्लानिंग कर्व में पढ़ा था. हाँ, ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं. बराबर, मेरे नोट्स ओपन करके देख लेना. इन विच फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल. हाँ, ये देखो, इन विच ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल. खत्म. अच्छा, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है भाई? अबे इनपुट्स मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर. हेलो, ललक. ललक. क्या बात है. बराबर, ये मीनिंग समझ में आ गया? अरे कॉस्ट में पढ़ चुके थे यार. यस सर. चलो, ओके ओके फाइन. अब है ना प्रोडक्शन फंक्शन का एक छोटा सा थियोरी, कॉब डॉगलस मॉडल. अब ये एक अपनी एक कहानी है कि थियोरी थोड़ी पॉपुलर हुई, लेकिन बाद में बहुत क्रिटिसिज्म थे, तो ये थियोरी पॉपुलर हुई फिर डाउन आ गई. ठीक है, लेकिन काफी हिट हुई थी, फिर पिट गई कि बाकी सारे इकोनॉमिस्ट ने बहुत सारे डिसएडवांटेज निकाले थे इनकी थ्योरी में. इसलिए थ्योरी अपने अपने सिलेबस में नहीं है, नहीं तो बहुत सिलेबस बढ़ जाता. तो छोटी सी एक लाइन है जो अपने को पढ़ना है, उसमें से एक एमसीक्यू आता है, कॉब डॉगलस थ्योरी. बराबर, और ये नाम भी इन्होंने अपने नाम पे रखा था. दो इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने प्रोडक्शन पे यूएस में जितनी भी इंडस्ट्रियां थी ना, फैक्ट्रियां जहां पर गुड्स बनते थे, वहां पर उन्होंने सर्वे किया. बराबर है. और ये दो लोग हैं, कॉब डॉगलस, पॉल एच डॉगलस, दो ग्लास, और सी डब्ल्यू कॉब. ठीक है, इन दोनों के नाम पर इस थियोरी का नाम पड़ गया कॉब डॉगलस थियोरी. इन्होंने क्या किया, यूएस में जितने भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर थे वहां पे उन्होंने रिसर्च किया. अच्छा, रिसर्च क्या किया ये सुनो पहले, तो थ्योरी अपने आप समझ जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है. और खाली उतना ही आपका एमसीक्यू कि मैन्युफैक्चरिंग करने में ना दो चीजें सबसे ज्यादा लगती है. लगती तो चारों चीजें हैं. एक होता है मशीनरीज, जिसे आप कैपिटल कहते हो. हेलो हेलो. Yes, sir. और एक लगता है लेबर, जो इन मशीनों को चलाता है. मशीनें अपने आप थोड़ी चलती हैं, लेबर चलाएगा ना. Yes, sir. जब ये दोनों काम करते हैं ना, हाँ इसमें रॉ मटेरियल भी जाता है, वो बाकी सब चीजें हैं. जब ये दोनों चीजें होती है ना तो प्रोडक्शन होता है. मेन रोल तो इन्हीं दोनों का है. बाकी ना रॉ मटेरियल तो बट ऑब्वियस है. हेलो. तो पॉल डॉगलस और कॉब ये देखना चाहते थे इन दोनों में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसका है. लेबर मेन रोल प्ले करता है कि कैपिटल. अच्छा, ये दोनों का कॉम्बिनेशन तो इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसका. हेलो. तो इन्होंने ना जितनी मेजॉरिटी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां थी ना, उनमें जाकर इन्होंने रिसर्च किया और इन्होंने देखा द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोडक्शन इज प्लेड बाय लेबर एंड देन द सेकंड इज कैपिटल, मतलब मशीनरियां. क्या बात कर रहे हो. और तब से एक थ्योरी बन गई. बराबर ना. और उन्होंने अपने रिसर्च में क्या लिखा कि द कंक्लूजन, देखो कंक्लूजन, अंदर का थ्योरी कुछ दिया नहीं है लोगों ने.
labor contributes about 3/4 and the capital is about 1/4 to increase the manufacturing production. मतलब लेबर प्लेज रोल 3/4. ये 3/4 का मतलब समझते हो क्या? 75%. हेलो. Yes, sir. और कैपिटल प्लेज रोल 1/4, 25%. मतलब 25%. तब जाकर 100% का प्रोडक्शन. तो एज पर द डॉगलस थ्योरी, इन द प्रोडक्शन who plays a major role? labor. बस बस लेबर. हो गया, थ्योरी खत्म. बराबर है. तो कॉप डॉगलस प्रोडक्शन. अब बाद में लास्ट में क्या लाइन लिखी है मालूम है कि इसमें बहुत सारे क्रिटिसिज्म्स है, बहुत सारे असम्पशन है, फलाना डिमांड. अच्छा, सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म क्या है, मेरी बात सुनना, ये मैं आपको बता दूं ताकि आप सेटिस्फाई हो जाए कि हाँ ठीक है. ठीक है. सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि इन्होंने जिस कंट्री में सर्वे किया ये बायर्स है. क्यों? क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक ही कंट्री में सर्वे किया. अब हर कंट्री का नेचर अलग अलग है. जैसे हमारा इंडिया ले लो. हमारे अच्छा यूएस में ना लेबर्स कम है, तो वो लोग ऑटोमेटिक मशीनें बहुत ज्यादा यूज करते हैं, रोबोटिक टेक्नोलॉजी. लेकिन हमारे इंडिया में लेबर ज्यादा है, तो हमारे इंडिया में गवर्नमेंट रोबोटिक टेक्नोलॉजी को डिस्करेज करता है. क्योंकि अगर तुम सारी मशीनें ले आओगे ना रोबोटिक, फिर एम्प्लॉयमेंट कौन देगा? हेलो. Yes, sir. तो हमारे इंडिया में लेबर का इंपॉर्टेंस ज्यादा है, कुछ कंट्रियों में लेबर कम है. बराबर है ना. पिद्दी पिद्दी कंपनियां हैं, सॉरी कंट्रियां हैं जहां पर इंसान ही नहीं रह रहे. हाँ, मुंबई जितना जितना पॉपुलेशन में कंट्री बना के रखे हुए, शर्म आती नहीं उन लोग को, हमको ऑकवर्ड फील होने लगा है. बराबर है. ऑस्ट्रेलिया वगैरह. ठीक है. तो वहां पर अपना अपना नेचर है. तो ये थ्योरी है ना पूरा, जैसे अल्फ्रेड मार्शल की थ्योरीज कैसे ग्लोबल लेवल पे फॉलो होती है, इनकी थ्योरी ग्लोबल लेवल को नहीं ली गई, इसको बायस करके दरकिनार किनारे कर दिया गया. लेकिन उसकी एक लाइन ले ली गई कि भाई लेबर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल एंड कैपिटल प्लेज अ सेकेंडरी रोल, कि हमारे इंडियन इकोनॉमी को सूट करता है. हेलो. समझा? Yes. ठीक है. तो कॉप डॉगलस थियरी में से अगर एमसीक्यू आए तो सिर्फ इतना आएगा कि ओनली लेबर का क्या परसेंटेज है और एज पर द कॉप डॉगलस थियरी, और कैपिटल का क्या परसेंटेज है. बस खत्म हो गया प्रोडक्शन फंक्शन. हेलो. इंट्रोडक्शन समझा? Yes, sir. चलो अब देखो, हम अब मेन टॉपिक पे आ रहे हैं, जो इंट्रोडक्शन के बाद शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन एंड Long run production function. हाँ बराबर. अब ये सब इसमें से नहीं पढ़ेंगे, हम अपना दिमाग लगाएंगे, उसके बाद थ्योरी को रेफर करेंगे. ठीक है. नाउ अब अपना मेन टॉपिक है शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन. शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन. बराबर. प्रोडक्शन फंक्शन का मतलब तो समझ ही गए हो, इनपुट एंड Output. आउटपुट. लेकिन व्हाट डू यू मीन बाय शॉर्ट रन? Includes both fixed cost as well as variable. हाँ, तो मेरी बात सुनो. शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन को समझने के लिए ना देयर आर सम अजम्पशंस दोस्त. देखो नेचुरली फ्लो में निकलेगा, मतलब रट्टा मारने की जरूरत नहीं है. ये थ्योरी कुछ अजम्पशंस पे बनी है, वो अजम्पशंस को समझो, नहीं तो ये थ्योरी आपको ऐसी बकवास लगेगी ना कि पूछो मत. बराबर. नाउ क्योंकि जब ये थ्योरी बनी थी ना तब इकोनॉमिक इतना मॉडर्न नहीं था, तो आज इस थ्योरी में अगर आज के जमाने से देखोगे तो इस थ्योरी में बहुत सारे फ्लॉ है. मतलब बहुत सारी चीजें पुरानी हो गई हैं जो आज एप्लीकेबल नहीं होती मॉडर्न इकोनॉमिक में. लेकिन आज उसकी उस टाइप के बाद आज तक कोई थ्योरी बनी नहीं, आज भी हम इसको फॉलो करते हैं. शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन बराबर किसी इकोनॉमिस्ट ने ना इनपुट और आउटपुट के रिलेशनशिप को समझाया है, लेकिन कुछ अजम्पशंस के साथ. सबसे पहला अजम्पशन क्या है? लिसन. सबसे पहला अजम्पशन है कि इकोनॉमिस्ट ने कहा है कि मेरी ये जो थ्योरी है प्रोडक्शन की, ये सर्विसेज पे एप्लीकेबल नहीं होगी, ये सिर्फ गुड्स पे एप्लीकेबल होगी. हेलो. Yes, sir. This theory is applicable only on physical units.
फिजिकल आउटपुट, ये थोड़ा प्रोफेशनल लैंग्वेज हो गया, दैट इज गुड्स, बराबर, बट नॉट ऑन सर्विसेज। अच्छा सर, ये तो गलत बात है, क्यों? अब आपको दिमाग में डाउट आना चाहिए। सर इंट्रोडक्शन में आपने लिखा था प्रोडक्शन कैन बी ऑफ गुड्स एज वेल एज सर्विसेज विच जनरेट्स इनकम। हाँ मैंने लिखा था, प्रोडक्शन का मतलब गुड्स भी होते हैं, सर्विस भी होती है, बराबर है, डॉक्टर सर्विस, लॉयर सर्विस, प्रोफेसर सर्विस, बराबर, परफेक्ट है इंट्रोडक्शन में। इससे तो ये असम्पशन है क्योंकि रियलिटी नहीं है। ये कह रहे हैं कि इस थ्योरी को समझाने के लिए मैं सिर्फ गुड्स का सहारा लूंगा, सर्विसेज का नहीं। सर क्यों? क्योंकि इस इकोनॉमिस्ट ने कहा है कि मैं आपको प्रैक्टिकल चीजों को थ्योरी की दुनिया में समझा रहा हूं, तो मुझे क्वांटिफाई करना पड़ेगा। सर्विस को कभी भी क्वांटिटी में मापा नहीं जा सकता। जैसे मैं आपको 1 घंटे से पका रहा हूं, 1.5 घंटे से, तो मैं आपसे कह सकता हूं कि आज मैंने आपको 1.5 किलो नॉलेज दी। नहीं। तो जो सर्विस में आपको दे रहा हूं, यू कैन नॉट क्वांटिफाई इट, तो वी कैन नॉट एक्सप्लेन इट। मुझे नंबर्स का सहारा चाहिए। हेलो, तो नंबर का सहारा तो सिर्फ गुड्स हो सकते हैं, जिसे मैं काउंट कर सकता हूं 1 kg, 2 kg, 1 यूनिट, 1 चॉकलेट, 2 चॉकलेट्स। लॉजिक समझा? Yes, sir. ओके, तो पहला अजम्पशन उनका जायज है, नहीं तो वो प्रैक्टिकल चीजों को थ्योरी में समझा नहीं पाते। कोई बात नहीं है। सर हाँ, सर क्या हम ट्रांसपोर्टेशन को सर्विस में ऐसा बोल सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन कि सर्विस ही है। नहीं गुड्स का मतलब है। मतलब ये बोल सकते हैं कि हम उसे नाप सकते हैं कि मैंने देखो इतने मतलब वो ऐसा जैसे कि इतना किलोमीटर मीन्स नहीं नहीं, किलोमीटर को भी आप क्वांटिफाई कैसे करोगे? और किलोमीटर नहीं, सर्विस को आप माप नहीं सकते हो, बराबर, वो तो डिस्टेंस का रेंट हो, फ्रेट हो गया। नाउ चलो सेकंड पॉइंट। अब सेकंड अजम्पशन क्या है? अब ये शॉर्ट रन है, तो कुछ चीजों को क्या मानना पड़ेगा? फिक्स, और कुछ इनपुट्स को क्या मानना पड़ेगा? हेलो, Variable. वेरिएबल। अच्छा, कितने टाइप के इनपुट्स होते हैं? Land, labor, फोर। capital, and development. हाँ, Four. लेकिन इस इकोनॉमिस्ट ने शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन को समझाने के लिए सिर्फ 2 ही फैक्टर कर, बराबर है, एक कैपिटल और दूसरा लेबर। सर लैंड और एंटरप्रेन्योर ने क्या पाप किए? कोई पाप नहीं किए, लेकिन ये कहते हैं कि प्रैक्टिकल दुनिया में बहुत सारे इनपुट्स के कॉम्बिनेशंस लगते हैं, बट मैं आपको समझाने के लिए सिर्फ 2 चीजों का सहारा लूंगा, लेबर एंड Capital. कैपिटल, जो कॉब डॉगलेस ने भी किया। हेलो, कॉब डॉगलेस ने भी तो कैपिटल मतलब मशीनरीज और लेबर का ही सहारा लिया ना। यस, तो देखो इन्होंने एक अजम्पशन क्या लिया है, टू एक्सप्लेन प्रोडक्शन only 2 factors are considered. That is fixed factor, sorry क्या लिख रहा हूं मैं, fixed factor, that is capital। अच्छा, कैपिटल कहना है, ये लोग आपको कंफ्यूज करने के लिए एग्जाम में बहुत सारे वर्ड यूज कर सकते हैं, मैं सारे लिख देता हूं। मेन तो कैपिटल ही है। कैपिटल को आप प्लांट एंड मशीनरी कह सकते हो। हेलो, यस सर इसे आप टेक्नोलॉजी कह सकते हो। हेलो, प्लांट एंड मशीनरी एक टेक्नोलॉजी तो है। Yes, sir. हाँ, तो ये 3 में से कोई भी वर्ड वो लोग यूज कर सकते हैं, तो मैंने तीनों लिख दिए, फिक्स फैक्टर एंड अनदर वेरिएबल फैक्टर, बराबर, दैट इज लेबर। हालांकि लोग रॉ मटेरियल भी ले सकते थे, पर इन्होंने कहा मैं सारे कॉम्बिनेशन नहीं लूंगा, तो इन्होंने लेबर लिया है। हेलो, तो एक फिक्स फैक्टर और एक वेरिएबल वेरिएबल। लेकिन इकोनॉमिस्ट ने स्टेटमेंट क्या लिखा मालूम है? वी अज्यूम ऑल फैक्टर्स आर फिक्स्ड। सुना, एक्सेप्ट वन वेरिएबल फैक्टर, दैट इज लेबर। उन्होंने सिर्फ लेबर को वेरिएबल माना है, बाकी सबको क्या मान लिया है?
Fixed. फिक्स्ड। इसका मतलब वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मैं वापस लिख रहा हूं, क्वांटिटी इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ ललक। अब मुझे बताओ इसमें से फिक्स कौन सा है? Sub except labor. लैंड, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। खाली इसको वेरिएबल माना है। हेलो, Yes, sir. Yes, sir. ये तो आउटपुट है यार, अब इस बार बार मत लिख पाओ यार, बराबर? समझ गए? Yes. अच्छा, अब तो मेरी बात सुनो, मैं इधर जो चार्ट बना रहा था आपके लिए, इस थ्योरी को समझने के लिए इनपुट में दो चीजें ली गई, कैपिटल जिसे आप मशीन कह सकते हैं और लेबर कह सकते हैं, हाँ कि ना? Yes, sir. सुनो, हाँ, मैं इतना इसलिए स्लो जा रहा हूं कि मुझे आपको एक क्वेश्चन पूछना है, बराबर? जो मैंने आपको है ना कॉस्ट में भी एक्सप्लेन किया था, अगर आपने मुझे उसका जवाब दिया तो मैं समझूंगा कि मेरा एक्सप्लेनेशन आपको समझ रहा है। ओके, नाउ ठीक है, तो ये अपना सेकंड अजम्पशन हो गया। थर्ड अजम्पशन इन्होंने लिखा है टेक्नोलॉजी, और यू कैन से प्लांट एंड मशीनरी, और यू कैन से कैपिटल, कुछ भी बोल लो, तो फिक्स है। के लिए लिखा है assumed to remain constant। और ये कह रहे हैं जब थ्रू आउट द एनालिसिस टेक्नोलॉजी चेंज या कैपिटल चेंज नहीं होगा। नहीं होगा। सर ऐसा लिखने का क्या जरूरत था? मेरी बात सुनो, अगर कैपिटल चेंज हो जाता तो क्या हो जाता? Variable. तो वेरिएबल हो जाता, तो आप शॉर्ट टर्म में रहते ही नहीं, आप कहां चले जाते? Long run. हाँ सर, ऐसे कैसे कह सकते हो? इसलिए मैं चार्ट बना रहा हूं, सुनो। नाउ लेबर तो वेरिएबल है, तो ये तो चेंज होगा ही। Yes, sir. अगर तुम, ये फिक्स है, फिक्स मतलब ये चेंज नहीं होना चाहिए, अगर ये भी चेंज हो जाए तो सब वेरिएबल हो जाएगा। तो व्हेन एवरीथिंग बिकम वेरिएबल, तो विल यू बी इन द शॉर्ट रन और लॉन्ग रन? Long run. हाँ, तो फिर तो शॉर्ट रन की थ्योरी खराब हो जाएगी, इसलिए इन्होंने पहले लिख दिया कि भाई टेक्नोलॉजी विल अज्यूम टू रिमेन Constant. बराबर। तो ये कांस्टेंट रहने वाला है, क्या मतलब ये फिक्स फैक्टर है, फिक्स्ड। हेलो, अच्छा, फोर्थ अजम्पशन सुनना, फोर्थ अजम्पशन, all labor will be homogeneous। all labor will be, ये रेड पेन से लिखना चाहिए था मुझे, मैं अंडरलाइन कर देता हूं। all labors will be, Homogeneous. सर एक मिनट, व्हाट इज दिस होमोजीनियस? नाउ होमोजीनियस का मतलब है, ये कहना चाहते हैं कि जब हम प्रोडक्शन में लेबर को यूज करेंगे, बराबर है, नाउ तो क्या होगा मालूम है? जितने भी लेबर प्रोडक्शन के लिए आप अपॉइंट करोगे, जिनको जॉब दोगे, वो सारे एक सेम लेवल पे होंगे। मतलब कोई ज्यादा टैलेंटेड नहीं होगा, कोई कम टैलेंटेड नहीं होगा, किसी का एक्सपीरियंस ज्यादा नहीं होगा, किसी का कम एक्सपीरियंस नहीं होगा, सारे क्या होंगे? Same. Same. सेम पार पे होंगे, फिजिकल, मेंटल, सब कुछ सेम। मतलब अगर मेरी कैपेसिटी 2 घंटे पढ़ने की ना, तो आप सबकी भी कैपेसिटी 2 घंटे पढ़ने की होगी, किसी भी कैपेसिटी 3 घंटे या 4 घंटे पढ़ने की नहीं, बराबर? सर ये तो नेचुरल नहीं हुआ, हर इंसान अपने आप में कुछ ठीक है। हाँ, तभी तो ये अजम्पशन है कि जितने भी लेबर है सारे क्या होंगे? Homogeneous. होमोजीनियस, बराबर है ना? मतलब सबकी कैपेसिटी सेम रहेगी, कोई ज्यादा एक्सपीरियंस, कम एक्सपीरियंस, कोई ज्यादा पढ़ा लिखा, कम पढ़ा लिखा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है ना सर? ऐसा क्यों? बताता हूँ, ये अजम्पशन क्यों लिया है, क्योंकि अगर तुम किसी स्मार्ट लेबर को अपॉइंट करोगे तो वो अपने दिमाग से कम इनपुट में ज्यादा आउटपुट निकाल देगा, Yes. Yes, sir. और तो कोई आप अनएक्सपीरियंस नए लोगों को रखोगे, वो साले वेस्टेज करेंगे, मतलब वो ज्यादा इनपुट में कम आउटपुट निकालेंगे और बाकी का वेस्टेज हो जाएगा, तो आपका आउटपुट लेवल क्या होगा? Fluctuate. अब इतना फ्लक्चुएशन होगा तो एनालिसिस करोगे क्या? एनालिसिस कब होती है? जब चीजें क्या हो?
स्टेबल। तो ये सब स्टेबल बनाने के लिए है। हेलो गाइस, एक इंपॉर्टेंट कॉल आ रहा है, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। हेलो हेलो, हाँ बोलना बोलना निहाल, तेरा 3 बार फोन आया इससे मुझे लगा अर्जेंसी। हाँ बोला इमरजेंसी तो कैंसिल कर देंगे। कौन? अच्छा, वो अभिषेक संभाले, बच्चा संभाले, मैं क्या बोलूँ। एक लेक्चर लेने वाले सिर्फ 3। मैं ना तेजस सर को रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, अगर तेजस सर ने नहीं लिया तो मेरे पास सेकंड ऑप्शन चांदनी है, चांदनी मैडम, और अगर वो दोनों नहीं ले सकते तो कैंसिल। वो कंबाइंड है। अच्छा, तो मैं तेजस सर को पूछ लेता हूँ, क्योंकि बाकी जो दो दो फैकल्टी तो 2 ही दिन लेंगे और उनका फर्स्ट वीक है। मैं पूछ लेता हूँ, अगर ज़्यादा इमरजेंसी है तो कैंसिल कर दें। वो तो कोई सा, हाँ मैं समझा। तेरा फिजिकल लेक्चर चालू है? क्या बात कर, वाह। हेलो हेलो हेलो, सॉरी सॉरी सॉरी, हेलो, आर यू ऑल देयर? एम आई ऑडिबल? Yes. ओके, तो ऑल लेबर्स आर होमोजीनियस। होमोजीनियस ये क्यों लिखा है, ये समझ में आया? हेलो, Yes. अच्छा, नाउ अब इसके बाद ये 4 अजम्पशंस पे ये थ्योरी बनी है, तो सिर्फ गुड्स पे ये थ्योरी एप्लीकेबल होगी, बराबर है। सिर्फ एक को वेरिएबल माना है, बाकी सबको फिक्स माना है, ऑफ कोर्स, क्योंकि वेरिएबल और फिक्स दोनों होते हैं तभी शॉर्ट रन होता है, सारे वेरिएबल हो जाते तो लॉन्ग रन हो जाते। और कैपिटल को ही फिक्स माना है, इसलिए कैपिटल को कांस्टेंट मान लिया है, और जितने भी लेबर आप अपॉइंट करेंगे तो होमोजेनियस होगा। यहाँ पे किसी को कुछ डाउट्स है तो मुझे पूछ ले, नहीं तो मैं आगे बढ़ूँ। गाइस जल्दी बोलो यार, मेरे को पता है तुम बहुत बोर हो गए हो, लेकिन चैप्टर ही ऐसा है, मार्केट चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग, लेकिन ये बेस चाहिए उसके लिए। क्या बात करो बोलो जल्दी, आगे बढ़ू मैं? Yes, sir. ओके 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 ओके, नाउ अब मेरी बात सुनो, ये तो हो गए अजम्पशंस, ठीक है। अब मेरा एक सवाल आपसे, मान लो कि आप मैन्युफैक्चरर है, आपको कोई चीज प्रोड्यूस करनी है, यू आर अ प्रोड्यूसर, प्लीज सुनो, और आपके लिए आपके पास एक मशीन है, ठीक है, और आप शॉर्ट रन में है, तो ना मेरा आंसर इसी से निकलेगा। और ये क्वेश्चन मैं आपको कॉस्ट में भी पूछ चुका हूँ, आपको चित्र ओपन करवा के बता सकता हूँ, वहां पर भी मैंने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट करके लिखवाया था। और आपके पास रॉ मटेरियल है या तो लेबर है, दोनों में से कोई एक है, दोनों वेरिएबल फैक्टर ना, आप किसी एक को ले सकते हो, बराबर है, और ये फिक्स फैक्टर है। तो ये तो हो गया आपका इनपुट। अब आपको आउटपुट निकालना है। हेलो, अब जब ये दोनों काम करेंगे एक साथ तो आउटपुट निकलेगा, फिनिश गुड्स जिसे आप बेचने वाले हो। यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो मेरा सवाल आपके सामने ये रहा। नाउ मुझे बताओ, अगर आपको आउटपुट इंक्रीज करना है या आउटपुट को कम करना है, आपको प्रोडक्शन बढ़ाना है या तो प्रोडक्शन को कम करना है, कुछ भी करना है, कोई भी एक पकड़ लो, चलो हमको प्रोडक्शन बढ़ाना है, बराबर है, तो आप इन दोनों में से किसको बढ़ा सकते हो, बताओ। Raw material or labor? Variable. यू कैन चेंज ओनली रॉ मटेरियल और लेबर, दोनों में से कोई पकड़ लो आप।
हमारी थियरी में हम लेवर यूज करेंगे, थियरी में लेवर यूज किया, मतलब शॉर्ट रन में इफ यू वांट टू इंक्रीज द आउटपुट, व्हाट यू हैव, व्हिच इनपुट यू हैव टू इंक्रीज? Variable. And if you want to decrease the output, which input you have to decrease? Variable. क्या आप मशीन को चेंज कर सकते हो? नहीं No. नहीं। अगर मशीन को बदल दिया ना तो सब लॉन्ग रन हो जाएगा। हेलो हेलो, Yes, sir. समझ में आया? तो आपके लिए ये रहा एमसीक्यू। मालूम है एग्जाम में क्या पूछते हैं? जो मैंने कॉस्ट में भी लिखवाया, इधर भी लिख रहा हूं। इन शॉर्ट रन प्रोड्यूसर कैन चेंज द आउटपुट। अच्छा, यहां पर चेंज का मतलब क्या होता है मालूम है? इंक्रीज एज वेल एज डिक्रीज। यहां पर चेंज इज अ कॉमन वर्ड, जैसे आप इंक्रीज भी कह सकते हो, डिक्रीज भी कह सकते हो। चेंज द आउटपुट बाय चेंजिंग ओनली वेरिएबल इनपुट्स, दैट इज लेबर, इस थ्योरी के हिसाब से। हेलो, ये आपका इंपॉर्टेंट नोट। एनी डाउट्स? बराबर, आंसर आप ही ने दिया, बहुत मजा आ गया। इसके लिए देखो यहां पर कांस्टेंट अज्यूम किया है। अरे बराबर, नाउ अच्छा, अब मेरा दूसरा नोट। ये पूरा चैप्टर हम इनपुट और आउटपुट पे पढ़ रहे हैं। इनपुट एंड आउटपुट हैव डैश रिलेशनशिप। पढ़ा ही नहीं यार ये। फिजिकल रिलेशनशिप। नहीं, वो ठीक है। फिजिकल रिलेशनशिप बराबर है, लेकिन डायरेक्ट रिलेशनशिप की इनवर्स रिलेशनशिप। इनपुट एंड Direct. आउटपुट हैव डैश रिलेशनशिप। जल्दी बोलो। डायरेक्ट यस, डायरेक्ट रिलेशन। आप जितना ज्यादा वेरिएबल फैक्टर रॉ मटेरियल डालोगे उतना आउटपुट ज्यादा निकलेगा। हेलो, कम इनपुट तो कम आउटपुट, ज्यादा इनपुट तो ज्यादा आउटपुट। मतलब इनपुट और आउटपुट में हमेशा कौन सा रिलेशनशिप रहता है? डायरेक्ट रिलेशनशिप। क्या बात है, क्या बात, क्या बात। नाउ अब देखो शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन का दूसरा नाम। क्या बात करो सर, और भी नाम है? अरे 3 नाम और है, लेकिन वो एक लॉजिक से निकले हैं, तो मैं आपको सारे नाम एक ही साथ नहीं बता दूंगा, वो लॉजिक के बेसिस पे मैं उसको नाम को लिखता जाऊं। तो मुझे बताओ, शॉर्ट रन में प्रोडक्शन किस फैक्टर की वजह से होता है? फिक्स की वजह से कि वेरिएबल की वजह से? वेरिएबल ना यार। आउटपुट बढ़ाना है तो किसको चेंज कर सकते हो? वेरिएबल। और कम करना है तो भी किसको चेंज कर सकते हो? वेरिएबल। तो शॉर्ट रन में विच फैक्टर प्लेज इंपॉर्टेंट रोल? वेरिएबल। यस, इसके लिए इस थियोरी का एक और नाम है, दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। इस थियोरी का नाम ही वेरिएबल लिख दिया, क्योंकि शॉर्ट रन में प्रोडक्शन आउटपुट को बढ़ाना है या कम करना है, प्रोड्यूसर के पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो मशीनों को बदल नहीं सकता, वो सिर्फ रॉ मटेरियल वेरिएबल फैक्टर को कम ज्यादा कर सकता। बराबर, इसके लिए शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन का दूसरा नाम क्या पड़ गया? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। आगे पीछे का छोड़ो, वेरिएबल वर्ड दिया गया। हेलो, यस सर। ठीक है, एक और नाम है, पर वो जब थियोरी में आएगा तब बताऊंगा। लॉजिक के बेसिस पे नाम है, लॉजिक के बेसिस पे याद रखोगे तो रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। बराबर, अब मैं इस थियोरी को है ना 2 तरीके से पढ़ाने वाला हूं। आपको पता है कॉस्ट फंक्शन जब हमने शॉर्ट रन पढ़ा था तो 3 तरीके से पढ़ा था, बराबर है। इसमें पहला हम डायग्राम पढ़ेंगे। जब हम डायग्राम पढ़ेंगे तो दिमाग को साइड में रख देंगे, लॉजिक को साइड में रखेंगे। पहले डायग्राम बेस पढ़ेंगे, उसके बाद उसका लॉजिक समझाऊंगा कि डायग्राम का शेप ऐसा क्यों है, तब जाकर ये पूरी थ्योरी कंप्लीट होगी। हेलो, यस। ठीक है, तो पहले डायग्राम के टाइम पे दिमाग साइड में रख देंगे, डायग्राम बेस्ड एमसीक्यूज देख लेंगे, उसके बाद दिमाग लगाएंगे कि इकोनॉमिक्स ऐसा क्यों कहा। तो सारी चीजें एक साथ में तो तुम भी सो जाओगे, मैं भी सो जाऊंगा, और समझेगा किसी को कुछ। ऑल ऑफ यू, हेलो, यस सर। यस। ठीक है। तो अब देखो, इस थ्योरी को समझने के लिए हम एक टेबल बनाएंगे। शेड्यूल कहते हो आप लोग, बराबर। डायग्राम बनाने के लिए एक टेबल बनानी पड़ती है।
तो मेरी बात सुनो, टेबल कैसा है, इनपुट एंड आउटपुट। सुनना, तो सबसे पहले इनपुट्स में दो चीजें ले रहे हैं, मशीन जिसे आप कैपिटल कह सकते हो, मैं कैपिटल लिखता हूं ज्यादा अच्छा रहेगा, कैपिटल प्लस लेबर। जब ये दोनों काम करेंगे तब क्या निकलेगा, अरे बोलो यार, आउटपुट। आउटपुट। आउटपुट को हम तीन पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं। आउटपुट होता है टोटल प्रोडक्शन, एवरेज प्रोडक्शन एंड मार्जिनल प्रोडक्शन। हेलो, टोटल प्रोडक्शन, एवरेज प्रोडक्शन एंड मार्जिनल प्रोडक्शन। marginal production. Labor is a variable factor, capital is a fixed factor. बराबर, ये अपनी एक टेबल बन रही है, ठीक है, कैपिटल, लेबर, टोटल प्रोडक्शन, एवरेज प्रोडक्शन एंड मार्जिनल प्रोडक्शन। हेलो, अच्छा, मशीन, मैं अज्यूम करता हूं थ्रू आउट द प्रोडक्शन, हेलो, यस सर। मेरे पास एक ही मशीन है, क्या ये एक से दो हो सकते हैं? नहीं, नहीं, क्योंकि फिक्स फैक्टर रिमेन्स। constant, तो मुझे आउटपुट बढ़ाने के लिए क्या बढ़ाने पड़ेंगे? variable वेरिएबल। factor, तो एक लेबर, दो लेबर, तीन लेबर, चार लेबर, पांच लेबर, छह लेबर, सेवन लेबर एंड एट लेबर। क्योंकि इनपुट एंड आउटपुट हैव, direct तो relationship, द मोर आई पुट द इनपुट द मोर आई बी गेटिंग output, आउटपुट। तो देखो, मेरा टोटल प्रोडक्शन को एक और नाम से जाना जाता है, टीओ। कभी कभी एग्जाम में टीपी लिखेंगे मतलब टोटल प्रोडक्शन, और कभी कभी लिखेंगे टीओ मतलब टोटल आउटपुट। अरे बोथ आर वन द सेम रे, ये आपको क्वेश्चन में दिया होगा। तो जब मैंने एक लेबर अपॉइंट किया इस मशीन पे, तो दो चॉकलेट्स बनी, मान लो कि हम चॉकलेट्स प्रोड्यूस। जब मैंने दूसरा लेबर अप्लाई किया उस मशीन पे, तो 5 चॉकलेट्स बनी। जब मैंने तीसरा लेबर अपॉइंट किया तो 9 चॉकलेट्स बनी। जब मैंने चौथा लेबर उस मशीन पे अप्लाई किया तो 12 चॉकलेट्स बनी। देखो, जितना ज्यादा लेबर अपॉइंट कर रहा हूं, या आप इसे रॉ मटेरियल पकड़ लो, जितना ज्यादा रॉ मटेरियल डाल रहा हूं, रॉ मटेरियल भी वेरिएबल होता है, उतना ज्यादा चॉकलेट्स बन के बाहर आ रही है। हेलो, यस सर, तो इनपुट एंड आउटपुट हैव विच रिलेशनशिप? रिलेशनशिप। डायरेक्ट रिलेशन। जब मैंने फिफ्थ लेबर अपॉइंट किया तो 14 चॉकलेट्स बने। जब मैंने सिक्स्थ लेबर अपॉइंट किया 15 चॉकलेट्स बने। जब मैंने 17th लेबर अपॉइंट किया तो प्रोडक्शन हुआ ही नहीं, और जब मैंने 18th लेबर अपॉइंट किया तो प्रोडक्शन गिरने लगा। ये है मेरा टोटल प्रोडक्शन। हेलो, बराबर। नाउ मैं आज इस टेबल को नहीं समझाने वाला हूं, मैं खाली एपी और एमपी आपको एक्सप्लेन करूंगा और फिर मैं आपको लेक्चर को छोड़ दूंगा, फिर कल हम पढ़ेंगे। नाउ टोटल प्रोडक्शन, अच्छा, एवरेज प्रोडक्शन को एओ कहते हैं, एओ, और मार्जिनल प्रोडक्शन को एमओ। मार्जिनल प्रोडक्शन और मार्जिनल आउटपुट, एवरेज प्रोडक्शन और एवरेज आउटपुट। कोई डाउट? सर। ओके, व्हाट इज एवरेज? एवरेज मतलब पर यूनिट। यस, एवरेज का मतलब है यहां पर एक लेबर ने कितना प्रोडक्शन। तो मेरी बात सुनो, आप ही मुझे आंसर दे दोगे। एक लेबर ने मिलकर 2 चॉकलेट्स बनाई, तो एक ही लेबर था, तो एवरेज भी 2 ही रहेगा। हेलो, अब यहां से आपको समझेगा। 2 लेबर ने मिलकर 5 चॉकलेट्स बनाई, तो एक लेबर ने कितनी चॉकलेट्स बनाई? 2.5। 2.5, 2.5। आई हैव टू, सॉरी, क्या हो गया, मेरा शेड्यूल ओपन हो गया। नाउ 2.5, 3 लेबर से मिलकर 9 चॉकलेट्स बनाई, तो एक लेबर ने कितनी चॉकलेट्स बनाई? 3। तो ये क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है? हाउ वी आर गेटिंग 3? टोटल प्रोडक्शन प्रोडक्शन डिवाइड बाय वेरिएबल फैक्टर, और यू कैन से लेबर। हेलो, 9 डिवाइड बाय 3, 5 डिवाइड बाय 2, 2.5। हेलो,
Yes. गाइस नहीं समझा? समझा। समझा सर। समझा समझा समझा, समझ गया। एक मिनट। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एवरेज प्रोडक्ट? एवरेज प्रोडक्ट का मीनिंग क्या बना भाई? इट मीन्स, हेलो, आउटपुट produced by each variable factor. हाँ कि ना? That is labor. हेलो, each मतलब वन रे। एक लेबर ने कितनी चॉकलेट्स बनाई, आउटपुट प्रोड्यूस किया। एम आई करेक्ट? यस सर। यस। चलो, अच्छा, तो टोटल प्रोडक्शन क्या है? टोटल प्रोडक्शन का मीनिंग, इट मीन्स, Produced by all. yes, total output produced by all variable factors collectively. क्या मीनिंग को पढ़ने की जरूरत है कि खुद से बना सकते हैं? खुद से। हाँ, अरे एवरेज प्रोडक्ट समझ में आ गया? यस सर। ओके, मार्जिनल प्रोडक्शन कल देखेंगे, ठीक है? Yes sir. Bye sir. बाय गाइस, बाय। कल का लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बाय सर, थैंक यू सर। I had a doubt in the MCQs. एक मिनट, लेट मी गो टू द एमसीक्यूज। जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। चलो बाय बाय, मिलते हैं।